ये लड़का कारू एक ऐसे शहर में रहता है जहाँ पर अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा। उसे ये भी नहीं पता है कि सब लोग कहाँ पर गए, लेकिन धीरे धीरे उसने इस अकेलेपन भरी जिंदगी को अपना लिया। हर रात वो बिना किसी वजह के शहर के कोने कोने में घूमता रहता। एक दिन उसका ध्यान पहाड़ के पीछे एक पुराने पेड़ की तरफ गया, जहाँ उसने एक लड़की को छुपकर कुछ करते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत ही क्यूरियस हो गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने उसके मुंह पर इतनी तेज आवाज निकाली कि कारू कुछ देर के लिए बहरा हो गया। उसके बाद उस लड़की ने अपने लाल रिबन जैसे धागों से सीधा कारू के दिल पर वार कर दिया और वो वहीं पर गिर गया। तभी कारू झटके से उठता है और सांस लेकर समझता है कि ये तो बस एक सपना था। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही सवाल घूमता रहता है कि वो लड़की कौन थी, क्या उसकी पिछले जन्म की कोई अपनी थी। तभी उसके ख्यालों को डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। दरवाजा खोलने पर उसके सामने उसकी पड़ोसन खड़ी होती है, जो कि उसके दोस्त कावरी की माँ है। वो कारू से कहती कि कावरी अब तक घर वापस नहीं आई और उसे ढूंढने में मदद मांगती है। कारू बिना सोचे समझे मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब कावरी गायब हो गई। उसे हमेशा पता होता है कि वो कहाँ जाती है। हर बार जब वो देर से घर लौटती थी तो कारू उसके फोन का सिग्नल का पीछा करता और सीधा उसे ढूंढ लेता था। इस बार भी कारू फोन का सिग्नल का पीछा करते हुए पार्क के पास वाले जंगल में पहुंचता है। जैसे ही वो कावरी का नाम लेता है, आगे बढ़ता है, तभी एक अजीब सा जानवर झाड़ियों से उड़कर निकलता है। कारू उसे देखता है और समझ नहीं पाता है कि वो क्या है, इसलिए वो उसे इग्नोर करके सीधा आगे बढ़ता रहता है। थोड़ी देर बाद उसे कावरी मिलती है, जो कि एक लेक के बीच पेड़ के नीचे सोई होती है। कारू उसके पास जाकर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्कुल बेहोश पड़ी होती है, जैसे वो मर चुकी हो। तब कारू एक और तरीका अपनाता है। वो अपनी जेब से एक छोटा सिक्का निकालता है और उन्हें रगड़कर छिनकार की आवाज निकालता है। जैसे ही आवाज होती है, कावरी का शरीर रिएक्ट करता है और वो धीरे धीरे उड़ जाती है। कारू उसको घर तक छोड़ने के लिए आता है। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं, कावरी अपनी माँ की आंख खोलती है और थोड़ी कंफ्यूज होती है, जैसे उसे कुछ याद ही नहीं हो। कारू उसे कैजुअली बात करता है और कहता है कि अंदर जाकर आराम कर लो। उसके दिमाग में ये भी था कि उनके बीच एक अमीर और गरीब का अंतर है, इसलिए वो ज्यादा बात नहीं करता। कावरी के घर जाने के बाद कारू को अचानक लगता है कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। ये सोचकर वो थोड़ा सा घबरा जाता है और जल्दी से घर जाकर अपने ब्लैंकेट के अंदर घुस जाता है। रात बिल्कुल शांत होती है, लेकिन तभी उसका बेडरूम का दरवाजा धीरे से खुल जाता है और कोई उसके ब्लैंकेट के अंदर आ जाता है। कारू नींद में होता है और उसे महसूस होता है कि कुछ उसका हाथ छू रहा है और फिर अचानक उसके हाथ को काट लेता है। ये महसूस होते ही कारू घबराकर बेड से उछल पड़ता है। कारू ने सोचा कि शायद से उसने कोई अजीब सा सपना देखा है, लेकिन जब उसने देखा कि उसके कान पर अब भी थोड़ा सा ड्रोन लगा हुआ है तो वो काफी घबरा गया। इस वजह से उसने उस रात जमीन पर सोया। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रहा था, उसके हाथ पर बाइट का निशान भी आ गया। कारू बताता है कि उसका शहर एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जहाँ पर फॉरेस्ट ग्रोथ पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ के लोग और अथॉरिटीज पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को सुधारने में लगे हुए हैं, इसीलिए ये जगह बहुत ही शांत और सुकून भरी लगती है। जैसे ही कारू क्लास में घुसा, एक लड़की ने उसे गुस्से भरी नजर से देखा। उसका नाम था योशिनो। कारू नहीं समझ पाया कि लड़की इतनी नाराज क्यों है। योशिनो, जो कि स्कूल की सबसे नोटोरियस स्टूडेंट थी, उसने उसे पकड़ लिया और चिल्लाते हुए बोला कि कारू के चेहरे से लग रहा होता है कि उसे कुछ याद ही नहीं है। तो योशिनो उसे पंच करने वाली थी ताकि उसे याद वापस आ सके। तब कारू ने जोर लगाया और उसे कल की बात याद आ गई। योशिनो ने उसे रूफटॉप पर लड़ने के लिए चैलेंज किया था, क्योंकि कारू उसे बार बार तंग करता था और मजाक उड़ाता रहता था। उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था और कहा था कि जब तक हम मिल ना ले, घर मत जाना, अब सब भूल जाना। योशिनो के लिए और भी ज्यादा इरिटेटिंग था। उसका गुस्सा चरम पर था और उसे मारकर सीधा हॉस्पिटल तक पहुंचा देना चाहता था। तभी एक लड़की ने क्लास के बाहर से आकर दोनों को रोका। वो थी लूसिया, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। वो दोनों को पनिश करना चाहती थी, लेकिन तभी टीचर आ गया और क्लास स्टार्ट होने वाली थी, इसलिए वो चुपचाप अपनी सीट पर वापस चली गई। लेकिन जाते जाते भी वो कारू को घूरते हुए गई। 3 पीरियड के बाद ब्रेक हुआ और तब कावरी क्लास में आई। तभी योशिनो ने कारू को कहा कि चलो अब फाइट कर लेते हैं और अपना हिसाब चुकता करते हैं। उसका बोलने का अंदाज इतना फनी था कि कारू हंस पड़ा और हंसते हुए उसका थोड़ा सा सलाइवा योशिनो के चेहरे पर चला गया। ये देखकर योशिनो और ज्यादा गुस्सा हो गई और वो सोचने लगी कि उसे कैसे परफेक्ट पंच मारा जाए। इतने में कावरी भी वहाँ पर आ गई और मजाक में शामिल हो गई। ऐसे ही तीनों हंसते खेलते दोस्त बन गए। कावरी के पास ज्यादा दोस्त नहीं थे। योशिनो एक डेलिक्वेंट था और कारू खुद सबसे बात करता था, पर किसी के साथ ज्यादा क्लोज नहीं था। रात में कारू को लगा कि उसे फिर से स्लीप पैरालाइज हो रहा है, लेकिन जब उसने कंबल हटाकर देखा तो वो वही लड़की थी जो कि पहले उसके सपने में आई थी और वो दोबारा उसके हाथ को काटने लगी थी। अगले दिन स्कूल में कारू फिर से उसी लड़की के बारे में सोच रहा था और इतना खो गया था कि अपने रास्ते पर ध्यान भी नहीं दे पा रहा था। चलने चलने में वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को ट्रिप कर गया और सीधा जमीन पर गिर गया। तब तक उसे ये भी नहीं पता था कि ये बॉक्स वहाँ पर कैसे आ गया। जैसे ही वो उठा, उसने देखा कि एक लड़की पेड़ पर अटकी हुई है। कारू उसके पास गया और
पूछा कि क्या वो ठीक है। लड़की ने कहा कि वो ठीक है, लेकिन अभी पेड़ में अटकी हुई है और नीचे नहीं उतर पा रही। कारू ने मदद की ऑफर दी, लेकिन लड़की ये डर रही थी कि शायद से वो उसका अंडरवियर देख लेगा। कारू ने वादा किया कि वो नहीं देखेगा और फिर लड़की को नीचे उतारने में मदद की। बातचीत के दौरान लड़की ने अपना नाम बताया, चिहाया, एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट। उसकी कहानी थोड़ी सी अजीब लग रही थी, पर पता चलता है कि वो ब्लैक कैट बॉक्स लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी, फिर गिर गई और यहीं पर अटक गई। कारू ने उसे सिंपैथी दिखाई और बॉक्स उठाने में मदद करने की ऑफर की। बॉक्स काफी भारी था, लेकिन कारू ने अपने प्राइड के लिए इजिली उठा लिया। वो अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था, हाथ और पैर काम कर रहे थे। और चिहाया ये देखकर थोड़ी सी परेशान हो गई कि शायद से कारू स्कूल तक पहुंचने से पहले ही थक जाएगा। दोनों बॉक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब कारू का ग्रिप स्लिप हो गया और चिहाया पीछे गिर गई। पहले कारू की गलती से अंडरवियर दिखा, फिर तुरंत सॉरी बोला। चिहाया एम्बैरेस्ड और गुस्से में अपने सामान लेकर भाग गई और कारू को परवेट बुला लिया। दुनिया वैसे भी कारू के लिए बहुत ही छोटी लगी, क्योंकि चिहाया को उसी क्लास में पैलेस किया गया था जिसमें कारू था। जैसे किसी रोम कॉम में होता है, उसका सीट कारू के बगल में था। जैसे ही वो बैठी, कारू फिर से अंडरवेयर इंसिडेंट का जिक्र कर गया, जिससे चिहाया इतने गुस्से में आ गई कि लिटरली डेस्क तोड़ देने का मन कर रहा था उसका। ना सिर्फ कारू बल्कि योशिनो भी उसकी स्ट्रेंथ देखकर बहुत ही शॉक हो गया। कारू ने सिचुएशन को संभालने के लिए अपना इंट्रोडक्शन दिया और चिहाया धीरे धीरे काम हो गई। उसने पहले दिन ही कारू का इंप्रेशन थोड़ा सा खराब बना लिया था। टीचर ने अनाउंस किया कि अगले महीने हार्वेस्ट फेस्टिवल होगा। कारू ने पेट पकड़कर रेस्ट रूम की तरफ दौड़ गया। जैसे ही वो काम खत्म करके बाहर आया, उसने देखा कि एक लड़की विसल बजाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही है। लड़की विसल प्रॉपरली नहीं बजा रही थी। कारू ने हेल्प ऑफर की, लेकिन लड़की बाथरूम में भाग गई। विसल साफ किया और फिर से कारू पर दोबारा से ब्लॉक किया, वार्निंग देने के लिए कि हाईवे में दौड़ना मना है। ये लड़की चीरू थी, डिसिप्लिनरी कमेटी की मेंबर। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि कारू अक्सर स्कूल में ट्रबल क्रिएट करता था। थोड़ी बातचीत के बाद चीरू ने कारू को पनिश किया और कहा कि फ्री डे में उसे उसके साथ लंच करना होगा। कारू ने एग्री किया और चीरू ने प्रॉमिस कर दिया। जैसे ही ये सब खत्म हुआ, अब जर्नलिज्म क्लब का एक मेंबर कारू को ढूंढने के लिए आ गया, क्योंकि वो एक रेकलेस रिपोर्टर था। कारू के सामने वो लड़की हमेशा मुश्किल सवाल उठाती रहती थी, जैसे कि क्या उसने स्कूल के बैकडोर से एंट्री ली थी। लेकिन कारू शांति से इसका जवाब देता था, ताकि वो सभी को ये दिखा सके कि वो बिल्कुल क्लीन है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन गलती से एक पीस ऑफ पेपर गिर गया। कारू बहुत ही क्यूरियस हो गया और उस पेपर को देखने लगा। उसने समझा कि ये गर्ल रिपोर्टर सच में काफी डेंजरस है। पेपर के अंदर बहुत ही सारी इंपॉर्टेंट नोट्स लिखी थी। कारू ने डिसाइड किया कि अब स्कूल के बाद अपने सीक्रेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा सावधान रहना होगा। कारू को ग्रीनिंग कमेटी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए कारू ने चिहाया से पूछा कि क्या उसके साथ सिटी एक्सप्लोर करना चाहेगी। उसने अपॉलॉजी के तौर पर ऑफर दी, अंडरवेयर इंसिडेंट के लिए सॉरी कहने के लिए। चिहाया ने ऑफर को अप्रिशिएट किया, लेकिन मना कर दिया और बताया कि उसे किसी से नहीं मिलना है। बाद में चिहाया एक मिस्टीरियस फिगर से मिली, जिसने कि इसे वार्न किया था कि अपनी रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहे और अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करे। अगले कुछ दिनों में कारू हर दिन स्कूल थका हुआ आता था, क्योंकि वो मिस्टीरियस गर्ल हर रात उसके हाथों को बाइट करने आती थी। कारू की अजीब कहानी सुनने के बाद कावरी ने सजेस्ट किया कि वो डॉन से मिलेगी, जो स्कूल में एक विच के नाम से फेमस था। रूमर्स था कि वो रियल मैजिक का यूज कर सकती है और शायद से कारू की हेल्प भी कर सकी। कारू ने वो पेपर निकाला जो कि उसने रेकलेस रिपोर्टर से लिया था और कंफर्म किया कि उसमें ओगलट क्लब की विच सेडेंड्री का नाम लिखा था। क्यूरियस कारू ने कावरी को इनवाइट किया स्कूल के बाद उस विच को ढूंढने चले और कावरी खुशी खुशी एग्री कर गई। कारू ने योशिनो से पूछा कि क्या वो भी साथ आएगी, ताकि लोग सोचे कि वो कपल नहीं है, लेकिन योशिनो ने मना कर दिया, क्योंकि इसलिए दोनों सिर्फ अकेले ही चले। शुरुआत में उनके पास कोई क्लू नहीं था, इसलिए उन्होंने स्कूल में सब कुछ पूछा। भले ही स्कूल में इधर उधर दौड़ते रहे, तब भी उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर शिजुकी कारू के पास आया। उसने सुना था कि कारू विच ढूंढ रहा है, इसलिए वो एक नोटबुक लेकर आया जो कि ओक्टा क्लब के बारे में था। कारू ने ग्रेटफुली शिजुको को हक किया और नोटबुक को गाइड के तौर पर यूज किया। नोटबुक की मदद से दोनों जंगल में एक घर मिला। घर के अंदर कारू ने एक रूम देखा जो कि काफी मॉडर्न लग रहा था। हर तरफ चेक करने के बाद उसने कंफर्म किया कि ये ओक्टा क्लब का बेस है। लीव करते वक्त कारू ने वहाँ पर एक नोट छोड़ दिया। उस रात वो मिस्टीरियस गर्ल फिर से वहाँ पर आई। कारू पैनिक में चक्कर लगाता हुआ एस्केप रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन ना तो फ्रंट डोर खुलता है और ना ही विंडोज। कारू ने बेसबॉल उठाया और विंडो पर मारना शुरू किया, लेकिन एक बैरियर था जो कि विंडो को तोड़ने नहीं दे रहा था। तभी लड़की धीरे धीरे उसके ब्लैंकेट के नीचे से बाहर आ गई। डर से कारू ने दरवाजे
पर जोर से थपथपाया और काटो का नाम पुकारा मदद मांगने के लिए। जैसे ही उसने काटो का नाम लिया, मिस्टीरियस गर्ल अचानक से गायब हो गई और कारू का सोल लगभग उसके साथ ही निकल जा रहा था। अगले दिन कारू ओक्टव क्लब वापस आया। उसके मैसेज का जवाब डेस्क पर खून से लिखा था। वर्ड्स होते हैं, 2 दिन में तुम मर जाओगे। कारू काफी ज्यादा शॉक हो गया, लेकिन तभी उसकी नजर एक सर्वे सीट पर पड़ी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में उसका ध्यान खींच लिया। क्वेश्चन था, अगर तुम्हें पावर मिले तो क्या तुम दुनिया को बदलोगे या फिर खुद को? ये पढ़कर कारू गहरी सोच में चला गया। स्कूल का बेल बज गया। दिन खत्म होने का सिग्नल मिला। घर जाते वक्त चिहाया कारू के पास दौड़ी। दोनों एक दूसरे को सिर्फ कुछ ही दिन से जानते थे, लेकिन चिहाया इतनी कैजुअली उसका नाम ले रही थी, जो कि कारू को बहुत ही सरप्राइज कर गया। कावरी उस वक्त पास से जा रही होती है। वो ग्रीनिंग कमेटी में बिजी थी। कारू ने मौका लिया और चिहाया को कावरी से मिलवा दिया। दोनों लड़कियां काफी जल्दी फेमिलियर हो गई। कावरी बहुत जल्दी में थी, इसलिए कावरी ने चिहाया को सिटी में घूमने का ऑफर दिया। चिहाया को ये भी पूछा था और वो काफी बहुत ही खुश हो गई थी। जाने से पहले कावरी ने दोनों का मजाक बनाया कि एक दूसरे को पेट नेम से बुलाएं। फिर कारू ने अपनी छोटी सी बाइसिकल पर चिहाया को राइड पर ले गया। दोनों नैरो एलिस और वेंडिंग से गुजरे। सनसेट का गोल्डन लाइट रेस फील्ड पर पड़ रहा था। कारू ने चिहाया को एक स्पेशल जगह पर ले गया, मॉरल का हेडक्वार्टर्स। ये दुनिया का सबसे फेमस इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था। टूर खत्म होने के बाद कारू ने बाइसिकल चिहाया को दी और कहा कि वो स्कूल में फिर से मिलेंगे। उस रात कारू स्कूल वापस गए, एक मिस्टीरियस मैसेज के पीछे चलकर, जो कि उसने आफ्टरनून में रिसीव किया था। उसने स्पेसिफाइड क्लासरूम में जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार एंटर करते ही वो दूसरे क्लासरूम में आ गया। ये लूप चलता रहा और आखिर में उसे लाइब्रेरी तक आ ही गया। थक कर कारू स्कूल के वेंडिंग मशीन के पास आराम से बैठ गया और कॉफी की कैन खरीदी। तभी फिर से एक चिलिंग सेंसेशन उसकी स्पाइन से ऊपर चली गई। फुट स्टेप्स की आवाज स्टेयरकेस से आने लगी। जैसे ही कारू ने देखा, मिस्टीरियस गर्ल्स फिर से सामने आ गई। अचानक कारू के दिमाग में अजीब सी यादें रस करने लगी। यादें जिसमें वो बार बार उस लड़की के हाथों मारा जा रहा था। हर बार मौत के डर से उसके रात के सपने भी हॉरर लग रहे थे। कारू पैनिक में भागता रहा, लेकिन वो लड़की हमेशा उसके पीछे ही रहती थी। स्कूल का हॉलवे सीमा के बिना लंबा लग रहा था। हर क्लासरूम का दरवाजा बंद था। कारू ने डेस्परेशन में अपनी स्ट्रेंथ खत्म कर दी और चेयर के पास गिर गया। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली हो गई थी। तभी एक क्लासरूम का दरवाजा धीरे से स्लाइड हुआ। कारू ने सोचा कि शायद से उसको बचाया गया, उस तरफ भागा। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसा, बाहर से अजीब क्रिएचर्स आने लगे। वो क्रिएचर्स कारू को चेस कर रहे होते। कारू दौड़ता रहा। वो क्रिएचर्स कारू को चेस कर रहे थे। कारू दौड़ता रहा और आखिर में स्टेयरवेल तक पहुंच जाता है, जहां वो क्रिएचर्स उसका पीछा छोड़ देते। नीचे देखते ही स्टेयरवेल में हॉलवे की तरह एंडलेस लग रहा था। थक कर कारू वहां पर बैठ गया। कॉफी का सिप लेने के लिए कैन खोला, लेकिन तभी मिस्टीरियस गर्ल फिर से सामने आ गई। पैनिक में कारू को फिर से भागना पड़ा और कॉफी कैन लड़की के हाथ में गिर गई। लड़की ने सिप लिया और थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ कॉफी को टेस्ट चेक की। मीनवाइल कारू एक बहुत ही बड़े दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे के अंदर एक और एंडलेस कॉरिडोर था। आवाजें गूंज रही थी, जैसे कोई डिमांड कर रहा हो कि कुछ वापस लाओ। लेकिन कारू को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वापस लाना है। वो एक्सेलरेशन स्किल का यूज करके एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अचानक स्किल को कैंसिल कर देता है और एक पंच मारता है कॉरिडोर में छुप के एक फिगर पर। वो फिगर कुछ गोब्लिन जैसा लग रहा था। गोब्लिन ने एक्सपर्टली कहा कि वो कारू का ब्लड पीना चाहता है। तभी एक और बीइंग आई और गोब्लिन को रोक दिया। उसने उसके फ्रेंड को डांटा और फिर अपना इंट्रोडक्शन दिया। पिंक क्रिएचर बोला, मैं पैंटी हूँ, और ग्रीन क्रिएचर बोला, मैं गिल हूँ। गिल कंटिन्यूअसली सॉरी फील कर रहा था और कारू का ब्लड पीने के लिए भीख कर रहा था। कारू ने थोड़ा सा ब्लड दिया और फिर से दोनों क्रिएचर उसके साथ वहीं पर अननोन जगह चले गए। कारू को पता चला कि ये क्रिएचर ट्रैश बिंग के नाम से जाने जाते हैं। तभी एक लाउड नॉइज हुई। कारू ने देखा एक जायंट मोस्टर वहां पर नियर बाय सो रहा था। तीनों को क्वाइटली वहां से निकलना था, लेकिन जब वो फ्लाई कर रहे थे, गिल अचानक स्नीज कर दिया और मोस्टर जाग गया। तीनों ने तेजी से फ्ली किया। मोस्टर ने बस एक ही लीप में उनके हाथ को ब्लॉक कर दिया। कारू और क्रिएचर बहुत ही कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी मिस्टीरियस गर्ल वापस आई, हाथ में कॉफी का कैन लेके। मोस्टर ने एक टेंटिकल विंग किया उनकी तरफ। कारू ने एक्सेलरेशन का यूज करके लड़की के टेंटिकल से निकल गया। एक्सीडेंटली कॉफी कैन गिर गया। लड़की थोड़ी सी गुस्से में आई। लड़की ने अपने रेड रिबन का यूज किया और मोस्टर का एक टेंटिकल स्लाइस कर दिया। फिर उसने मोस्टर के हेड को रिपीटेडली व्हिप किया, उसको दर्द में डालते हुए। मोस्टर ने लेजर मोड को एक्टिवेट किया। लड़की ने फैमिली एक मैजिक सर्कल बनाया और लेजर को डिफ्लेक्ट किया। अटैक कंटिन्यू हुआ। अंत में लड़की ने एक डेवास्टेटिंग मूव यूज किया। मोस्टर ब्लो अप हो गया और डिस्ट्रॉय हो गया। बैटल के आफ्टरमैथ में कारू एक क्रैक में गिर गया।
इसके बाद हम देखते हैं कि कारू के सामने एक स्टैचू दिखाई देता है जिसके हाथ में एक नोट होता है। उस नोट में लिखा होता है कि इसे ओक्टल क्लब में ले जाओ। वहां जाकर फाइनली कारू एकेडमी की विच से मिलता है जिसके बारे में सब रूमर्स चल रहे थे। वो विच अपना नाम श्रेय बताती है जो कि एकेडमी की 3rd ईयर विच होती है। कारू उसके सच होने से ज्यादा उसकी खूबसूरती देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। खासकर चांदनी रात में वो और भी ज्यादा सुंदर लग रही होती है। थोड़ी देर के बाद कारू उसे अपने साथ हुए सब कुछ बताता है, लेकिन श्रेय उसकी बात पर विश्वास नहीं करती और अपना गेम खेलने लगती है। फिर वो कारू से एक सवाल पूछती है, तुम दुनिया बदलना चाहोगे या खुद को? कारू उसके सवाल का उल्टा जवाब देता है और उससे कहता है कि तुम सीरियस हो जाओ और मेरी मदद करो उस मिस्टीरियस लड़की के साथ जो कि बार बार मेरी हाथों को काट लेती है। श्रेय उसे एक चाम देती है जो कि स्पिरिट को भगाने का काम आता है, लेकिन ये बस एक सिर्फ मजाक होता है। वो पहले उसको एक पेपर क्लिप देती है और कहती कि ये चाम है ताकि उसका मजाक उड़ा सके। कारू के इरिटेट होने के बाद भी वो उसे अगली चाम देती है क्योंकि उसे भी देखना था कि क्या वो सच में काम करता है या फिर नहीं। उसके बाद दोनों अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। उस रात श्रेय ने टीरो को भी ओकलट ज्वाइन करने के लिए बुलाया होता है। फिर एक सपने जैसे सीन में कारू अपने आप को बादलों के बीच में देखता है जहाँ पर एक लड़की आती है जो अपना नाम टोमोको बताती है। वो कहती कि मैं श्रेय के द्वारा बनाई गई गार्डियन चाम जो तुम्हारी हिफाजत करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो बहुत ही पावरफुल होती है और कारू से प्रॉमिस करती है कि वो उसे चैन से सोने में मदद करेगी। वो मजाक में ये भी कहती है कि अगर मैं बची रही तो हम दोनों एक डेट पर चलेंगे। तभी वो मिस्टीरियस लड़की फिर से आ जाती है, लेकिन इस बार वो चाम सीधा उसके मुंह में चला जाता है, लेकिन वो उसे तुरंत थूक देती है और कारू के कंबल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो चाम अपना असर दिखाता है जिससे कि वो लड़की परेशान हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कारू उदास होता है क्योंकि उसे टोमोको के जाने का दुख होता है। वो स्कूल जाता है और सप्लाई रूम का दरवाजा खोलता है जिससे कि वो रात को दूसरी दुनिया में गया था, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। फिर वो क्लास में जाता है और कारू को सब कुछ बताता है, बात करने वाली क्रिएचर्स, बड़े बड़े मोस्टर और पूरी रात के स्टूडेंट्स भी। ये सब सुनकर कारू भी मजाक में कहती है कि तुम्हें ड्रग लेना बंद कर देना चाहिए यार। जब चिया क्लास में आती है तो कारू उसे भी पूरा इंसिडेंट बताता है। ब्रेक के टाइम कैफेटेरिया में कारू फ्री कॉफी काउंटर के पास खड़ा होता है और कंप्लेन करते है कि कॉफी कितनी खराब है और सब लोग उसको ड्रग्स लेने वाले समझ रहे होते हैं। उसे लगता है कि अब कुछ करना चाहिए। तभी वो अपने दोस्त यशीनो को देखता है और उसके साथ मजाक करने का सोचता है। वो यशीनो को एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम देता है जिसमें उसने ऊपर से हॉट सॉस डाल रखा होता है, लेकिन यशीनो पहले ही उसके प्रैंक से वाकिफ होता है, इसलिए दोनों आइसक्रीम कोन को एक दूसरे के साथ उल्टा सीधा करने लगता है। ऐसा करते करते वो कोन गलती से किसी और आइसक्रीम के साथ चेंज हो जाती है और वो कोई और औरत नहीं बल्कि लूसिया ही होती है। लूसिया वो आइसक्रीम खा लेती है लेकिन उसको कुछ भी नहीं होता। कारू को डर था कि शायद से थोड़ी देर बाद उसे कुछ इफेक्ट हो, इसलिए उसने पूरी आइसक्रीम कोन को खुद ही खा ली। ये देखकर एलिसिया बहुत ही गुस्सा हो गई क्योंकि कारू ने उसकी स्पून खा लिया था जिससे कि वो खा रही थी। उसके लिए ये एक इनडायरेक्ट किस हो जाता था, इसलिए उसने गुस्से में कारू को इतना जोर से मुक्का मारा कि वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। कारू दर्द से अपना चेहरा पकड़कर बाहर चला गया ताकि ठंडा हवा ले सके। वहाँ उसने देखा कि सीरू एक पेड़ के नीचे सो रही थी। कारू भी उसके पास बैठ गया और थोड़ी देर आराम करने लगा। जब क्लास शुरू होने वाली थी तभी अलार्म बजता है और दोनों जाग जाते हैं। सीरू को कारू वहाँ पर देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और दोनों थोड़ी बातें करके अलविदा कह देते हैं। उस दिन दोपहर में कारू फिर से श्रेय के पास आता है। श्रेय बहुत ही हैरान होती है कि वो चाम सच में काम कर गया था, लेकिन फिर वो टोमोको को सीधा डस्टबिन में फेंक देती है जिसे देखकर कारू को बहुत ही बुरा लगता है। उसे लगता है कि श्रेय को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे पूछते क्या तुम ओकल्ट या फिर सुपरनेचुरल चीजों पर विश्वास करती हो? श्रेय कहती कि नहीं, मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही नफरत है जो कि सुपरनेचुरल चीजों पर भरोसा करते हैं। ये सुनकर कारू पूछते कि फिर तुम्हें ओकल्ट क्लब बनाया ही क्यों? श्रेय कहती कि उसने क्लब नहीं बनाया बल्कि टेक ओवर किया था क्योंकि ये क्लब बंद होने वाला था और उसे सिर्फ ये रूम चाहिए था। ये सुनकर कारू उसे एक गेम खेलने का आइडिया देता है। वो कहता है कि अगर मैं प्रूफ कर दूं कि सुपरनेचुरल चीजें सच में होती है तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, लेकिन अगर मैं गलत हुआ तो मैं मान जाऊंगा कि मैं ड्रग्स ले रहा हूँ। श्रेय पूछती है कि तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है? कारू मुस्कुराते हुए कहता है मुझे तुम्हारा चेस्ट टच करना है। ये सुनते ही श्रेय पुलिस बुलाने लगती है और कारू मशीन बटन दबाकर उसे रोकने लगता है। आखिर में श्रेय उसके गेम को मान जाती है। उस रात फिर से वो मिस्टीरियस लड़की कारू के कमरे में आ जाती है। इस बार वो रेडी होती है और कोई उसे रोक नहीं रहा होता। वो धीरे धीरे कारू के कंबल के अंदर घुसने लगती है, लेकिन तभी कारू जोर से फाट करता है जिससे कि वो लड़की परेशान होकर वहाँ से भाग जाती है। अगली सुबह कारू कावरी को लेकर श्रेय के पास जाता है। वो श्रेय से कहता है कि हमें सभी को प्रूफ कर देना चाहिए कि सुपरनेचुरल चीजें सच में होती है। और कावरी सोचती है कि श्रेय तो रिच और पावरफुल लगती है, अगर वो उसके करीब गई तो उसे भी फायदा हो सकते हैं। ये सोचकर कावरी मान जाती है और दोनों मिलकर ओक्टन क्लब के लिए एक वेबसाइट बना लेते हैं। जैसे ही वेबसाइट कंप्लीट होती है तभी चिया वहाँ पर आ जाती है। पता चलता है कि
उसका श्रेय के साथ पहले से ही कोई रिश्ता था। उस रात कारू को एक अजीब सा सपना आता है जिसमें उस श्रेय के बैलेंस के बारे में सपना देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उसका हाथ सपने में उस मिस्टीरियस लड़की पर पड़ता है। अब क्योंकि टमोको की चार्म्स खत्म हो गए थे, वो लड़की आसानी से कारू के कमरे में आ जाती है। उसका ऐसे छुए जाना देखकर वो थोड़ा सा शर्मा जाती है और फिर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह कारू ने श्रेय से और टमोको चार्म्स मांगे, लेकिन श्रेय ने बस डस्टबिन की तरफ इशारा करके कहा कि वहाँ से निकाल लो। बाहर निकलते ही कारू की मुलाकात एक जर्नलिस्ट लड़की जे से होती है, जो इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुना था कि कारू ने वो कल्ट क्लब को ज्वाइन कर लिया है और उसका श्रेय के साथ कोई गेम चल रहा है। जे भी सुपरनेचुरल चीजों पर विश्वास करती है और उसका प्रूफ ढूंढना चाहती थी। जे ने कारू को चैलेंज कर दिया, देखते हैं कि कौन सबसे पहले सुपरनेचुरल का सबूत लाता है, और ये कहकर वो वहाँ से चली गई। कारू ने फिर से सिरू को ओकल्ट क्लब में बुलाया ताकि वो उसकी मदद कर सके। सिरू जल्दी वहाँ पर सभी लड़कियों के साथ घुल मिल गया, लेकिन सिरू को ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया क्योंकि क्लब बहुत ही नॉइजी हो रहा था। तभी सिरू का पोल बजता है और कॉल डिसिप्लिन कमेटी से आता है। कारू मजाक में उसके कान के पास जाकर कुछ बोलता है और सिरू वही बात फोन पर कह देती है, मैं कारू से प्यार करती हूँ और हमेशा उसके साथ रहूंगी। कारू अभी भी ये नहीं कह पा रहा होता है कि वो ये मजाक है, तब तक कॉल कट हो जाता है। दुर्भाग्य से कॉल करने वाली लड़की लूसिया होती है, जो कि तुरंत ओकल्ट क्लब पहुंचकर कारू को एक मुक्का मार देती है। उसके बाद सिरू सभी को समझाती है कि ये सब सिर्फ एक मजाक था, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ गया। फिर सिरू बताती है कि वो कारू की मदद करने के लिए आई है ताकि वो सुपरनेचुरल चीजों का प्रूफ दे सके। ये सुनकर लूसिया भी क्लब को ज्वाइन कर लेती है क्योंकि उसे सिरू को कारू जैसे परवेट से बचाना था। कारू सबको एक साथ बात करते हुए देखता है तो उसके मन में एक सोच आती है कि मैं भी किसी के जैसा बनना चाहता हूँ। वो पहले हमेशा अकेला रहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि शायद ये लोग मिलकर उसकी बोरिंग लाइफ को बदल देंगे। इसी तरह से ओकल्ट क्लब की असली एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। बाहर वो मिस्टीरियस लड़की कारू को दूर से देखती रहती है और अपने दिल पर हाथ रखकर कुछ और महसूस करती है। अगले कुछ दिन बीत जाते हैं और कारू सुबह फ्रेश महसूस करता था क्योंकि अब उसके पास श्रेय द्वारा दिए गए बहुत सारे टमोको चार्म्स थे और वो लड़की स्कूल में दिखाई देना बंद हो गई थी। इस दौरान कारू ने ग्रीनिंग कमेटी की तरफ हार्वेस्ट फेस्टिवल का अनाउंसमेंट किया। स्पीच देते वक्त वो थोड़ा सा अटकी, लेकिन फिर भी अपनी बात पर पूरी कर लेती है। मीटिंग के बाद कारू ने अपने दोस्त यसीनो को फेस्टिवल में आने के लिए कहा, लेकिन यसीनो ने साफ मना कर दिया था। उदास कारू ओकल्ट क्लब के रूम में गया ताकि वेबसाइट चेक कर सके कि किसी ने कुछ पोस्ट किया है या फिर नहीं। वहाँ पर उसकी मुलाकात एक अजीब से आदमी से होती है जो उसे बाहर आने के लिए कहता है। थोड़ी देर की बाद श्रेय बाथरूम से आती है। वो थोड़ी सी थकी हुई लग रही होती है क्योंकि उसने कल एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। कारू उस आदमी के बारे में पहचानने ही वाला था कि तभी चिया वहाँ पर आ जाती है। सुबह जब उस आदमी ने श्रेय को देखा तो उसका बिहेवियर तुरंत बदल गया। वो तुरंत उसे लंच ला कर देता है जो कि वो भूल गई थी। कारू ने पोलाइटली अपना परिचय दिया और उस आदमी का नाम पूछा। उसने बताया कि उसका नाम कुया है और वो चिहाया का भाई है, लेकिन चिहाया ने उसे चुप रहने को कहा। श्रेय ने बोला कि उसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। कुया ने बताया कि कुछ खास वजह से वो चिहाया का ख्याल रखता है। दोनों भाई बहन का सरनेम एक ही था, इसलिए कारू को उन्हें कैजुअली बुलाना थोड़ा सा अजीब लगता था। श्रेय ने कहा कि सिंपल रखने के लिए चिहाया को बस नाम से बुला लो, लेकिन जैसे ही कारू ने उसका नाम लिया कुया ने उसको घूर कर कहा कि उसे ऐसे मत बुलाना। तभी स्कूल की बेल बजी और सभी ने बात को वहाँ पर खत्म कर दी। जब सब क्लास से निकल रहे थे, कारू ने मजाक में चिहाया का नाम बार बार लेने लगा, जिससे कि उसका भाई और गुस्सा हो गया और वो बोला कि वो कभी भी कारू को पसंद नहीं करेगा। क्लास में लौटकर भी कारू उस अजीब भाई बहन के बारे में ही सोचे जा रहा था। तब चला कि टीपिंग में उसका ध्यान तोड़ दिया। सामने लूसिया स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट अपना असाइनमेंट लिख रही होती है। कारू ने अपने दोस्त यसीनो से पूछा कि लूसिया हमेशा ग्लव्स क्यों पहनती है। यसीनो ने कहा कि शायद से उसे गंदी चीजें छूना पसंद नहीं है, इसलिए कारू ने मना कर दिया और बोला कि शायद से वो ग्लव्स किसी डार्क पावर को सील करने के लिए है। यसीनो ने सरप्राइजिंगली उसकी बात को मान ली और दोनों उस टॉपिक पर मजाक करने लगे। दोनों को टीचर ने क्लास डिस्टर्ब करने के लिए डांट दिया। स्कूल के बाद ऑक्टोप क्लब में सब मिले। कारू बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि किसी ने उसकी वेबसाइट पर एक पोस्ट की थी। बाकी सभी खुशी से ज्यादा स्नैक्स और मस्ती में बिजी थे। उन्हें कारू की गोस्ट स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट नहीं था। जब सबने ध्यान से पोस्ट देखी तो लिखा था कि किसी स्टूडेंट ने स्कूल गार्डन में एक अजीब सा क्रिएचर देखा जिसका नाम सुकोनो था। सब सोचने लगे कि वो कैसा दिखता होगा और क्या खाने लायक है। श्रेय ने बोला कि वो बस एक मोटे सांप जैसा है, पर कारू को अब तक अपने एक्सपीरियंस के बाद लगता था कि वो सच में हो सकता है। उसने कहा कि अगर वो सुनोको को ढूंढ ले तो श्रेय को उसे अपने बोब्स छूने देंगे। ये सुनकर सब हंस पड़े और फिर ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो स्कूल के गार्डन में जाकर सुनोको को ढूंढेंगे। कारू बुसेस के अंदर कुछ ढूंढ रहा होता है, तब उसके हाथ में कुछ नरम और बहुत ही गोल सा महसूस हुआ। उसने सोचा वो
सुनो गए, पर जब खींच कर देखा तो वो लूसिया का बड़ था। अगले सेकंड में लूसिया ने उसे जोर से पीट दिया। तभी एक असली मोटा सांप वहाँ पर आ गया। कारू उस पर जंप कर गया, लेकिन चिहाया ने उसे अपनी ताकत से तुरंत ही पकड़ लिया, लेकिन वो सांप फिर से खींचकर भाग गया। कारू ने हार नहीं मानी और उसके पीछे दौड़ पड़ा। चिहाया ने कारू को रोककर पीछे देखा तो उन्हें एक अजीब सी औरत दिखाई दी जो उस सांप से सांप को खींचने की कोशिश कर रही थी। वो बड़े कॉन्फिडेंट अंदाज में बोली, मैं पार्ट टाइम सेल्स पर्सन हूँ और पार्ट टाइम रेयर क्रिएचर हंटर भी। लेकिन असली में उसका मेन काम सेल्स ही था और ये हंटिंग तो वो सिर्फ अपने लग्जरी शॉपिंग और ट्रेवल के शौक के लिए करती है। उसने बताया कि उसे स्नो को पकड़ने का काम मिला था क्योंकि किसी ने ऑक्टो क्लब की वेबसाइट पर उसके लिए रिक्वेस्ट डाली थी। अपनी बात कहकर वो हंसते हुए वहाँ से निकल गई क्योंकि लंच ब्रेक खत्म होने वाला था। सब अपने अपने रास्ते पर चले गए। कारू ने भी एक बन लिया खाने के लिए और देखा कि सीरू भी वहाँ पर बैठकर लंच करने वाली है। कारू को याद आया कि उसने उसे साथ लंच करने का प्रॉमिस किया था और वो उसके पास बैठ गया। खाते वक्त कारू ने ध्यान से देखा और सीरू ने एक आई पैच लगा रखा था। उसने पूछा, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? सीरू थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं बताती हूँ, लेकिन तुम प्रॉमिस करोगे किसी को भी नहीं बताओगे। कारू ने तुरंत हाँ कहा। तब उसने अपना पैच उतारा और देखा है कि उसकी दोनों आंखें अलग रंग की है, एक नीली और एक भूरी। वो कहने लगे कि वो लोग अक्सर उसे अजीब समझते हैं, इसलिए वो पैच पहनती है। कारू ने हल्का सा स्माइल करके कहा, तुम्हारी आंखें तो बहुत ही खूबसूरत हैं। ये सुनकर सीरू शर्मा गई और उसके गाल भी लाल हो गए। लंच के बाद कारू ने एक कैनेट कॉफी ली और उसका कैन रास्ते में ही फेंक दिया। तभी अचानक लूसिया आ गई और उसने सारी गार्बेज अलग अलग करने को बोला। उसने कहा, जो गलती करता है उसे साफ भी वही करना पड़ता है। कारू ने उसे रेसिस्ट किया, लेकिन फिर उसे पूरा कचरा क्लीन करना पड़ा, हर कैन को ढूंढना और सोर्ट करना। काफी देर तक सफाई करने के बाद कारू थक कर घास पर लेट गया। लूसिया उसके पास आई और बोली, ये सजा तुम्हें जरूर मिलेगी उस दिन के लिए जब तुमने मुझ पर हाथ लगाया था। फिर उसने उसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर पूरा लेक्चर देना शुरू कर दिया। कारू चुपचाप सुनता रहा और जब वो फाइनली खत्म हुई तो वो हमेशा की तरह मजाक में बोला, वाह लूसिया, तुम तो एकदम परफेक्ट इंसान हो, दुनिया में तुम जैसी कोई भी नहीं है। लूसिया थोड़ा शर्मा गई, लेकिन जैसे ही कारू ने फिर से ताना मारा, उसने उसे जोर से पंच मारा और हवा में उड़ता हुआ दूर तक आ गई। शाम तक कारू इंफ्रारी में ही पड़ा रहा, फिर मुश्किल से अपना शरीर घसीट कर घर लौटने लगा। रास्ते में उसने देखा कि वो मिस्टीरियस गर्ल किसी चीज से भाग रही है। कारू ने तुरंत उसे देखकर अपनी एबिलिटी एक्सेलरेशन का यूज किया और उसके पीछे दौड़ पड़ा। वो बिल्डिंग से बिल्डिंग पर कूदता गया, हवा में उछलता हुआ उसका पीछा करता रहा। असल में उसकी पावर सिंपल स्पीड नहीं थी, वो अपने शरीर के स्ट्रक्चर को रीराइट करता रहा। जैसे उसके मसल और फ्लेक्सेस कुछ सेकंड के लिए सुपर ह्यूमन हो जाते हैं, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। जब वो अपनी बॉडी को बदल लेता है तो उसे वापस नॉर्मल पोजीशन में आना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए कारू अपनी पावर को छुपाता रहा, क्योंकि अगर कोई जान लेता है कि वो अपनी बॉडी को लिखने मिटाने की ताकत रखता है तो उसकी जिंदगी फिर कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगी। अभी तक अपनी स्किल अपग्रेड किए बिना कारू उस लड़की को पकड़ नहीं पाया। जल्दी उसने न उसे और न उसके पीछे जो भी था कोई निशान देखा। शांति के बीच अचानक से एक अजनबी कारू के रूम के पीछे आ गया। कारू ने उसे हंटर समझ लिया। वो आदमी एक वुल्फ को समन करके अटैक करने लगा। कारू बच नहीं पाया और अपनी घोड़ी के लेग्स पर भरोसा करके भाग गया। जिंदगी बचाने के लिए वो ट्रेन टनल में घुस गया, मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वुल्फ ने जल्दी उसका पीछा कर लिया और कारू भागते हुए एक होल से ऊपर चढ़ गया जो कि एक माउंटेन तक जा रहा था। वुल्फ ने उसे पकड़ने के लिए जंप किया। कई दिनों तक कारू सोचता रहा कि शायद से वो मर जाएगा, लेकिन अचानक वुल्फ को किसी ने मार दिया। जब वो कारू के पास आया तो देखा कि वो रोड साइड डिनर में दोनों आदमियों के साथ था। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसे पार्क में पाया था। जब कारू ने मोस्टर के बारे में बताया तो उन्होंने शांति से रिएक्ट किया और सवाल करने लगे। एक जेंटलमैन जिसका नाम साका था ने बताया कि कुछ अज्ञात मोस्टर आजकल ग्रीन सिटी में दिख रहे हैं। शायद जो कारू ने देखा वो उनमें से एक था। कारू ने उन दोनों से बात करते करते पहले वाली स्केरी चेस को भूल ही गया। बस रे के बोस को छूने की ख्वाहिश के चलते उसने उन अजीब क्रिएचर्स के बारे में और पूछा। साका ने कहा कि अगर वो क्यूरियस है तो वो सिटी में उनकी एंटी शॉप जा सकता है। अचानक चीरू पीछे आ गई और उसने कारू को नोटिस नहीं किया। जब तक कारू ने ग्रेट नहीं किया, पता चलता है कि वो यहाँ पर रेगुलर है। थोड़ी देर के बाद कारू ने उसे सब कुछ सच बताया जो अब यहाँ पर हुआ था और अपने आर्म की स्क्रैच दिखाई। अजीब बात ये होती कि चीरू ने कुछ भी नहीं देखा। जब कारू ने फिर से देखा तो वाउंड गायब हो चुका था। कारू बहुत ही कंफ्यूज और डिसबिलीव में था। वो मान नहीं पाया था क्योंकि उसकी पावर्स तो उसकी बॉडी में परमानेंटली इनग्रेव्ड होने चाहिए थे। कुछ और गेस्ट भी आ गए और वो सिविल सर्वेंट लग रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। मील खत्म करके कारू ने चीरू को
को घर छोड़ दिया। वापस आते हुए कारू सोच रहा होता है कि जिंदगी और टफ हो सकती है और उसकी मदद कैसे कर सकता है। पीछे से कुया आ गया। उसने चिहाया के लिए आइसक्रीम ली थी। थोड़ी मस्ती करने के बाद उसने डिक्लेयर किया कि कारू अब उसका एनिमी है। अगले दिन दोपहर में कारू ने चीरू के साथ लंच किया, फिर ओक्टॉप क्लब भाग गया श्री को बताने के लिए कि उसने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है जो कि मिस्टीरियस फिनोमिना के बारे में जानता है। उसने ग्रुप को कल पार्क ले गया जहाँ पर रेमन स्टॉल था, लेकिन उसने कॉल पिक नहीं किया। लूसिया ने ट्राई किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाकी सभी ने गिव अप कर दिया और चले गए, छोड़ दिया कारू को अकेला सर्च करने के लिए। वो ऑटोमोनस डिस्ट्रिक्ट में एंटीक्यू शॉप ढूंढने गया। इधर उधर देखते देखते कारू एक रेड हेयर आदमी से टकरा गया। आदमी थोड़ा सा सरप्राइज लग रहा था कारू को देखकर। जब उसने कारू का नाम सुना तो उसने पूछा कि क्या वो सच में नॉर्मल इंसान की तरह जी रहा है। कारू का कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन देखकर आदमी ने उसे वार्न किया कि रिसेंटली कुछ शैडी लोग इस एरिया में दिख रहे हैं, उसने बच के रहना उनसे। फिर अलग होने के बाद कारू एक एली में चला गया और वैसे ही ग्रुप दिखा जिसके बारे में रेड हेड आदमी ने बताया था। रेड हेड आदमी ने कहा कि उन्होंने कारू की यूनिफॉर्म से पहले ही नोटिस कर लिया था कि वो यसीनो की स्कूल का स्टूडेंट है। जब कारू ने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिया तो वो लोग थोड़ा सा केयरफुल हो गए क्योंकि कारू ने यसीनो का नाम डायरेक्टली लिया। जाहिर है इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में यसीनो एक लेजेंड था जो अकेले ही 100 लोगों को हराता था, टोटल बैडस की तरह। उन्होंने यसीनो को कॉल करके कंफर्म किया कि कारू सच में क्या उसका फ्रेंड है या फिर नहीं। कॉल के बाद उसका एटीट्यूड कम्प्लीटली चेंज हो गया और कारू के साथ रिस्पेक्ट से पेश आए। उनकी हेल्प से कारू फाइनली एंटीक्यू शॉप तक पहुंच गया। वहाँ उसका साका से रीयूनियन हुआ और चीरू भी वहाँ पर थी। कारू बैठ गया और उसने पूछा क्यों उसने फोन नहीं उठाया। पता चला कि चीरू ने फोन को बंद किया था बैटरी बचाने के लिए। साका ने नोटिस किया कि दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज है, जैसे फ्रेंड्स, अपर क्लास और अंडर क्लास स्टूडेंट्स नहीं। कारू ने बताया कि वो पहली बार चीरू से कैसे मिली। चीरू डिसिप्लिन कमेटी में जा रही थी और रास्ता भूल गई थी। कारू ने उसकी मदद की और रास्ता दिखाया। उसकी मस्ती भरी नेचर की वजह से वो दोनों जल्दी फ्रेंड्स बन गए। फिर वो लोग फिर से मेन टॉपिक पर आ गए। कारू को क्रिएचर के बारे में और जानना था जो कि अक्सा और रेमन वाले ने देखे थे। कारू को क्रिएचर के बारे में और जानना था जो कि साका और रेमन वाले ने देखे थे। साका ने उसे कुछ फोटोज दिखाए जो कि उसने लिए थे, लेकिन वो ब्लरी थे और उन क्रिएचर जैसे नहीं थे जो कि कारू ने पहले देखे थे। फिर भी चाहे डिसअपॉइंटमेंट था, कुछ तो मिल गया। शाम में दोनों ने गुड बाय कहा और घर चले गए। कारू को कुछ फोटोज रखने को मिले और साका ने बिजनेसेस काट दिया ताकि वो कभी भी विजिट कर सके। वापस आते हुए दोनों बातें करते रहे। चीरू बहुत ही खुश थी कि कारू में मोटिवेशन आ गया कुछ परस्यू करने का, चाहे ये सब सीन के लूसियन मेलेंस के लिए ही क्यों ना हो। एटलीस्ट कारू में पहले से बहुत ही चेंजेस आ गया था। घर जाने से पहले चीरू बेकरी में रुककर लेफ्ट ओवर ब्रेड कप्स मांग लिए। ये उसका अगले दिन का खाना था। कुछ स्टेप आगे और थ्रिफ्ट स्टोर में चली गई। अगले दिन कारू ने एक फोटो श्री को दिखाया, लेकिन फिर भी वो कन्विंस नहीं हुई अपनी वॉलेंट मैच पॉज करने के लिए और कारू की बात सुनने के लिए। इधर उधर के दिनों में चीरू ने एक सीडी निकाली जो कि उसने कल खरीदी थी। उसे एक गाना सुनना था लेकिन उसके पास म्यूजिक प्लेयर नहीं था, इसलिए उसने कारू से मदद मांगी। घर आकर कारू ने अपना पुराना म्यूजिक प्लेयर निकाला, वही जो कि बचपन में यूज करता था जब उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे थे उसके नोटी बिहेवियर के लिए। कारू ने डिसाइड किया कि वो ये प्लेयर चीरू को दे देगा। चीरू खुशी से प्रॉमिस की, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। अगले दिनों कारू ने रातें शांति से गुजारी। वो मिस्टीरियस लड़की की वजह से बहुत ही डिस्टर्ब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी अनईजी फीलिंग रहती थी। वो रात क्यों हुआ और वो लड़की कौन थी और वो आदमी जो कि उसके पीछे था वो कौन था। कारू को लगा कि चाहे वो कोई भी था वो बहुत ही डेंजरस था। उसके मन में ये ख्याल आया कि शायद से शांति और सुकून जो वो चाह रहा था वो उसके लिए कभी नहीं था। अचानक क्लासरूम का डोर स्लाइड करते हुए खुल गया। वो मिस्टीरियस लड़की वापस आ गई थी, लेकिन सिर्फ कारू ही उसे देख सकता था। बाकी सब बहुत ही कंफ्यूज हो गए और वो सोच रहे थे कि डोर अपने आप कैसे खुल गया। लड़की कारू के पास आई और उसके हाथ को बाइट कर दिया। कारू अजीब सी आवाज निकाल गया जिसने यसीनो की बॉडी में गूज़बम्प्स डाल दिए। लड़की ने सिंपली अपनी बात को खत्म की और जैसे ही अपना सलाइवा कवर्ड हाथ पे वापस लिया वो वहाँ से भाग गई। कारू भागकर सीनरी को ढूंढने के लिए गया, लेकिन वहाँ पर चीरू मिल गई जो म्यूजिक प्लेयर एंजॉय कर रही थी और खुशी से गाना गा रही थी। कोइंसिडेंटली चीरू को कारू से एक बात शेयर करनी थी क्योंकि कारू ने लोली पोर्ट्रेस रखी थी और बस्टी ऑर्डर सिस्टर को इम्पोर्टेंस नहीं दी। वो चीरू के साथ गया क्योंकि उसने उसको प्लेयर दिया था। चीरू के पास एक सरप्राइज था जो कि वो कारू को दिखाना चाहती थी। वो उसे एक टीचर के पास ले गई जिसका नाम मिशी था। मिशी ने उसे एक नियर बाय हिल तक ड्राइव किया। हिल पर पहुंचने से पहले चीरू ने कारू से कहा, तुम्हें मैं अब जो दिखाने वाली हूँ उस पर पूरा विश्वास करना। अब चीरू ने कारू को एक हाउस तक ले गया
वहाँ दोनों चुपचाप बैठकर वेट करने लगी। वो लेट आफ्टरनून तक वेट कर रहे थे। आखिरकार एक कपल घर वापस आए। उन्होंने पूछा, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए? लेकिन चीरू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ उनके फ्लावर गार्डन की तारीफ की और कारू को लेकर वापस हो गया। जैसे ही कपल का बच्चा बाहर आया, क्यूरियस कारू ने पूछा, ये लोग कौन थे? चीरू ने बताया, ये मेरी फैमिली के मेंबर हैं। कारू बहुत ही हैरान हो गया क्योंकि ये लोग उसे पहचानते तक नहीं थे। अचानक चीरू रुक गई और कारू ने नोज जेंटली पोक किया और पूछा, मेरा नाम याद है? कारू को हॉरर में याद नहीं आया। चीरू ने समझा कि उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से हुआ है, लेकिन कारू ने समहाउ अपना दिमाग जोर से लगाया, चीरू का नाम याद कर लिया और बोला। चीरू खुशी से स्माइल कर दी और उसकी आंखों में चमक आ गई थी। चीरू ने फिर अपनी स्टोरी बताई जब उसने पहली बार अपनी पावर डिस्कवर की और उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाई। एक्सीडेंटली उसने अपने पेरेंट्स और यंगर सिस्टर का मेमोरी कैसे इरेज कर दिया। उसके फैमिली के लोग उसे भूल गए थे। चीरू ने बताया कि पहले उनका फैमिली खुशी से रहता था। वो अमीर नहीं थे, लेकिन फन और मस्ती बहुत ही होती थी। उसकी फेवरेट मेमोरीज में पेरेंट्स के साथ फिश ग्रिल करना, आउटिंग पर जाना और गार्डन में काम करना शामिल था। ये सब उसके मोमेंट्स उसके लिए बहुत ही प्राइसलेस थे। वो खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। एक दिन एक क्रिएचर उनके घर पर अटैक कर गया। चीरू एक आंख में इंजर्ड हो गई और उसके फादर डेविड्स के एक टुकड़े से पीछे से छिल गया जब अपनी वाइफ और डॉटर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। केओस में एक स्पेशल टास्क फोर्स आई और थ्रेट को एलिमिनेट किया और फैमिली को एवेक्यूएट कर दिया। उसके बाद चीरू की पावर धीरे धीरे मैनिफेस्ट होने लगी और उसकी जिंदगी धीरे धीरे गिरने लगी। उसके हेटेरोमिना की वजह से स्कूल में उसको बुली किया जाता था। उसका फैमिली पहले की तरह फेस ग्रिल नहीं कर पाता था क्योंकि उसकी मदर को फायर से डर लगने लगा था अटैक के बाद। जब उसकी एबिलिटी डिस्कवर हुई, एक आदमी आया और उसने एक बहुत ही बड़ा पैसा ऑफर किया उनके ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफर होने के लिए। चीरू ने एग्री कर लिया और हर वीकेंड घर आती रही, लेकिन पैसा उसके पेरेंट्स के बीच फ्रिक्शन का साहब बन गया। चीरू ने उनके आर्गुमेंट्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन फेल हो गई। उसे लगा कि ये सब उसकी गलती थी। उसने विश किया कि सब वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। ये विश उसकी पावर को ट्रिगर कर गई और तब से उसका फैमिली उसे याद ही नहीं रख पाया। कारू ने ये सब सुनकर डीप सैडनेस फील की, एक लड़की के लिए जो कि इतना दर्द सह चुकी थी। उसने पूछा, फिर भी मैं तुम्हें याद कैसे रहता हूँ? चीरू ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने अपनी एबिलिटी को कंट्रोल करना सीख लिया था। रात के वक्त दोनों वापस घर आ गए। वापस आते हुए कारू ने नहीं से पूछा कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। नहीं ने सीधा जवाब दिया नहीं, लेकिन एक स्टबल नोट दिया जो कि कंफर्म कर रहा था। कारू ने आगे पूछा, क्या पावर्स इंसान के साथ जन्म से होती है? नहीं ने वैग्यू जवाब दिया, कहा कि ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि पावर्स ड्रग से पैदा होती है। कारू को याद आया वो मोमेंट जब चीरू ने उसके वाउंडेड हैंड को देखा था। शायद वहीं से सब कुछ शुरू हुआ। नहीं ने कहा कि और क्वेश्चन मत पूछो क्योंकि ज्यादा सीक्रेट्स जानना कारू के लिए अच्छा नहीं होगा। उसने ये भी बताया कि चीरू के पास काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन वो बहुत ही फिगरली रहती है। शायद इसलिए वो एक घर खरीदना चाहती है जो उसके फादर एक दिन अपनी फैमिली को देना चाहता था। ये सुनकर कारू और सीरियस हो गया और ये छोटी सी लड़की कैसे इतनी स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन्ड हो गई। अगले दिन कारू वापस घर गया। वहाँ उसको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लूसिया ने एक्सीडेंटली बेसबॉल फॉरवर्ड में गिराया था और वो वापस नहीं कर पाई थी। उनका आर्गुमेंट इतना लाउड हुआ कि बाकी क्लब मेंबर भी आ गए। कारू ने जल्दी से बेसबॉल टीम को वापस कर दिया। उसने लूसिया को क्रिटिसाइज किया, कहा कि वो क्लीननेस के ऑब्सेशन में थोड़ी ज्यादा ही चली गई है। बस बॉल फेंकना ही उसे गंदा नहीं बनाता। लूसिया तुरंत बोली कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और मुझे डांटना नहीं चाहिए। उसने क्लियर किया कि प्रॉब्लम बॉल नहीं है जिससे कि वो टच नहीं करना चाहती। प्रॉब्लम तो फ्लावर्स थी। फिर उसने सिहाका को धक्का दे दिया और भाग गई। हारू ने उसका पीछा किया और सामने देखा कि लूसिया का चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। खुद भी वो ऐसे नहीं बनना चाहती थी। उस गर्मी के दिनों में एक लड़की थी जिसमें एक अजीब सी शक्ति जागी। जो भी वो चाहती वो ऐस में बदल देती, यानी कि राख बन जाता। वापस प्रेजेंट में आते रिक्वेस्ट बॉक्स की वजह से सीरू ने क्लब सेटअप किया था और एक नया मिस्ट्री मिला। कारू ने ग्रुप के सामने एक लेटर पढ़ा और ये एक ऑर्फनेज से सही हियाका के बारे में था। अशी के आने के बाद बहुत ही अजीब घटनाएं घटने लगी। खिड़कियां अपने आप टूट गई, पेट्स मर गए और फिर टीचर और बच्चे और फाइनली ऑर्फनेज बंद हो गया। लेटर में आगे लिखा होता है कि 7 साल पहले एक लड़का उसी ऑर्फनेज से एलिमेंट्री स्कूल नल 7 में ट्रांसफर हुआ। वही स्कूल जहाँ पर लेटर का ऑथर था। कुछ दिनों के बाद लड़के ने राइट को अशी के बारे में बताया और ज्यादा दिन नहीं गुजरे वो सीरियस इलनेस से मर गया। कुछ लोग मानते हैं कि ये कर्ज था क्योंकि उसने असी का स्लीप डिस्टर्ब किया था। उसका नाम था असी था। कारू ने सोचा कि अगर ये 7 साल पहले हुआ था तो कि सीधा उनकी एज में होगा और उसको याद आया कि उसका बेस्ट फ्रेंड यसीनो भी उसी एलिमेंट्री स्कूल में गया था। 9/7 कारू ने डिसाइड किया कि वो कॉल करके पूछेगा। इस बीच कारू ने चिहाया और लूसिया को टेंशन चेक की। क्लब एक्टिविटीज के बाद वो भी गुस्से में थे। कारू ने सोचा कि पहले लड़कियों का कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना चाहिए। कंट्री यार्ड में सीरू को देखकर वो उसके पास गया और बताया कि क्या हुआ है। सीरू एक पल के लिए चुप रही, फिर पूछी कि क्या कारू लूसिया का सीक्रेट जानना चाहता है। वो बता देगी, लेकिन एक कंडीशन के साथ कि कारू हमेशा लूसिया का फ्रेंड ही रहेगा।
मरते दम तक, और ये हैवी क्वेश्चन कारू को सोचने पर बहुत ही मजबूर कर दिया। लेट आफ्टरनून तक अभी के लिए उसने ये मैटर साइड में रखा और योशिनो को कॉल किया। उस समय योशिनो एक बूढ़ी औरत को स्ट्रीट क्रॉस करने में हेल्प कर रहा होता है। जब कारू ने किशिदा और योशी के नाम को मेंशन किया तो योशिनो कुछ भी नहीं बोलना नहीं चाहता था कि डैड डिस्टर्ब हो। उसने कारू को वार्न किया कि अगर वो और डिग करे तो केयरफुल रहे, अगर गिलास शटर की आवाज सुने तो अपनी जान बचाने के लिए भाग जाए। अगले दिन स्कूल में योशिनो ने कारू को एक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट दी, कहा कि कैसे ये हेल्प करे। कारू फिर सीक्रेटली लूसिया का पीछा किया और कॉपी रूम तक गया। उसने उसे कहा कि वो लिस्ट डुप्लीकेट करने में हेल्प करे। लूसिया ने जल्दी से काम किया और पेपर स्लिप कर दिया, फिर वहाँ से चुप गया। लेकिन लूसिया ने पीछा किया क्योंकि कारू ने एक पेपर वापस नहीं किया था। अजीब बात यह थी कि कारू को याद भी नहीं था कि उसने वो पेपर प्रिंट किया था। पेपर पर एक लाइन लिखी थी, मुझे मत जगाओ। जैसे ही कारू ने ये लाइन पढ़ी, एक शेल्ड विंडो अचानक से क्रैक हुई और टूटकर गिर गई। लूसिया को लगा कि कारू फिर से अपनी यूजुअल ट्रिक को कर रहा है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कारू ने उसे पूरी स्टोरी सही के बारे में बता दी। ये सुनकर लूसिया ने शायद से बिलीव कर लिया कि क्रैक हुआ गिलास सच में सही का काम हो सकता है। लेकिन कारू को ये कभी नहीं लगा कि सही इविल है। उसका मानना था कि सही के अंदर कोई गहरा दुख छुपा है और वो ये प्रूफ करना चाहता था कि वो मैलिक्यूस है। कारू ने लूसिया से कहा कि वो लड़की का नाम साफ करने में हेल्प करे। उन्होंने हाथ मिलाया। ये देखकर लूसिया बहुत ही हैरान रह गई। इतनी लंबी टाइम के बाद उसने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया था। घर जाते वक्त बारिश शुरू हो गई। लूसिया ने अम्ब्रेला खोला और तभी एक जोर का एक्सप्लोजन हुआ। स्ट्रीट लाइट फट गई और नीचे खड़ा था शाहीन। उसे देखकर लूसिया के अंदर एक पुरानी पेनफुल मेमोरीज आ गई, जिससे कि वो चिल्लाई और अपने चेहरे को पकड़ लिया। इसी बीच कारू को ऐशी के पुराने विक्टिम्स होने पर डांट रहे थे क्योंकि उसने ऐशी के बारे में पूछा था। कुछ लोगों ने कहा कि कर्स अब भी खत्म नहीं हुआ, हार्ली डेड एंड तक खत्म हो रही थी। इस पॉइंट पर कारू के पास और कोई चॉइस नहीं थी, बस लूसिया पर डिपेंड करना पड़ा क्योंकि उसने पहले ही उसे डायरेक्टरी पर लिस्टेड कल से कंट्रोल करने का कहा था। अगले दिन लूसिया स्कूल नहीं आई। कारू ने कॉन्टेक्ट करने की बहुत ही कोशिश की लेकिन वो रीचेबल नहीं थी। तभी नोइसी रिपोर्टर जोनो सामने आई। उसने सुना था कि कारू किसी अजीब काम में इन्वॉल्व है। उसने एक रिपोर्ट दी जो कि उसने असी के बारे में लिखी थी। जोनो ने कहा कि उसका कोई भी बुरा इरादा नहीं है, बस वो दूसरे लोगों की हेल्प करना चाहती थी जो सुपरनैचुरल फिनोमेना के पीछे पड़े होते हैं। उसके बाद जोनो ने कारू से कहा कि वो एक दिन उसका फेवर रिटर्न करेगा और वहाँ से चली गई। कारू ने रिपोर्ट खोली और केयरफुली पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट में इंफॉर्मेशन के बेस पर उसने एक और आदमी को ट्रैक किया जिन्होंने सही को काउंटर किया था। आदमी ने विंडो ब्रेक होने की रिकॉर्डिंग चलाई और कुछ अजीब कहानियां बताई, लेकिन पता चला कि उसने सब कुछ एक्सैजरेट किया था इफेक्ट के लिए। वो कुछ भी सच में नहीं हुआ था। डिसअपॉइंटमेंट, कारू बारिश में घर वापस गया। सिर्फ एक यूजफुल चीज थी जो कि उसने सीखी थी। वो ऑर्फनेज जहाँ पर अशी रहती थी उसका नाम था सेंटा बिरोशिया पैलेस गार्डन। घर जाते वक्त कारू को अचानक स्पाइन में चिल महसूस हुई, जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। एक धीरे से आवाज ने उसके कान में फंसी, मुझे मत जगाओ। कारू का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ में आया कि सही का राज सिर्फ सरफेस पर नहीं था बल्कि कुछ और गहरा छुपा हुआ है जो कि अभी तक वेट कर रहा था रिवील होने के लिए। स्टारलेट, कारू ने जल्दी से पीछा खींच लिया और क्लोजली देखा। वो लूसिया थी। वो फेंट हो गई थी। वही वर्ड्स रिपीट करने के बाद जब उसने कॉन्शियसनेस रीगेन किया वो कारू के घर पर थी। कारू ने एक्सप्लेन किया कि उसने उसका कपड़ा उतारा था ताकि वो कोल्ड ना हो जाए उसको। लूसिया ने थैंक्स कहा, फिर एक पोटेड प्लांट के पास गई। उसने एक पत्ता तोड़ा और जैसे ही तोड़ा वो तुरंत ही ऐश में बदल गया। लूसिया ने बताया कि ये उनके कर्ज का पावर था। कारू पैनिक में आ गया, सोचने लगा कि शायद से उसकी इन्वेस्टिगेशन ही ये कर्ज ट्रिगर किया। उसको याद है जो सीरू ने कहा था कि बचपन में लूसिया एक एक्सीडेंट में फंसी थी और उसके बाद जो भी उसके आसपास था, एनिमल्स, प्लांट्स और सब कुछ विदर हो जाते थे। ये इंटरनली नहीं था, लेकिन लूसिया हमेशा अपने आप को ब्लेम करती थी और तब से उसे लगता था कि उसके हाथ बहुत ही गंदे हैं। वो किसी भी लिविंग चीज को टच करने से पहले डर गई थी। सिर्फ एक चीज जो उसे हेल्प करती थी वो थी ग्लव्स। उसका मानना था कि जब तक वो ग्लव्स पहनती है कोई भी हार्म नहीं होगा। लेकिन रियलिटी चेंज नहीं हुई। वो सच में अपने आप को डर्टी समझती थी। कारू ने उसे कंफर्ट करने की कोशिश की, लेकिन स्ट्रगल के बीच में उसने उसे धक्का दे दिया। कुछ उसकी पावर गलती से कारू के आर्म को टच कर गई। लूसिया को घर तक छोड़ने के बाद कारू ऑर्फनेज आया। अब वहाँ पर हाई लेवल टॉक्सिक वेस्ट की वजह से रिस्ट्रिक्शन थी। वार्निंग इग्नोर करते हुए वो अंदर गया। अनअवेयर की सिक्योरिटी कैमरा से देखा जा रहा था। वो चर्च में गया और वहाँ पर 7 साल पुरानी कई ओल्ड फोटोज देखी, इंक्लूडिंग अशीता की पिक्चर्स और फाइनली शाही की फोटो भी। जैसे उसने शाही की फोटो देखी वो तुरंत शटर्ड हो गई। कारू ने टर्न किया और बोला, इट्स नाइस टू सी यू अगेन, शाही या रेदर लूसिया। उसने पहले ये फिगर आउट कर लिया था और ये सब कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट की वजह से पॉसिबल हुआ। एक नाम वका था जो मूव हो चुका था, एड्रेस आउटडेटेड था। फिर भी जब कारू ने उस मेंबर को कॉल किया, कर्स वहाँ पर एक्टिवेट हो गया। सिर्फ वो लोग जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट किया था वो थी उसका बेस्ट फ्रेंड योशिनो और वो पर्सन जिसे उसने जानबूझकर लूसिया के साथ अलाउ किया था। लूसिया ने तुरंत एडमिट किया
कि उसने गिलास तोड़ दिया था और कारू को वार्न करना चाहता था कि इन्वेस्टिगेशन बंद करे, लेकिन कारू का ऑब्सेशन साही की मिस्ट्री को सोल्व करने में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। कारू ने कहा कि बस ट्रुथ जानना चाहता था। लूसिया ने अपनी पावर रिवील की। उसके हाथ एक टॉक्सिन इमिट कर सकते थे जो कि गिलास को तोड़ सकता था और बिना टच किए भी लोगों को मार सकता था। उसने सबको और आगे डिग करने से रोकने की कोशिश की ताकि उसका शेमफुल पास्ट एक्सपोज ना हो। पूरा सराउंडिंग एरिया टॉक्सिन से कवर हो गया। जैसे ही लूसिया बोलती गई, कारू धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा। कारू को लूसिया की पावर लगने से पॉइजन हो गया था। लूसिया घबरा जाती है और बार बार सॉरी बोलती है, लेकिन कारू उससे कहता है कि सॉरी उसे कहना चाहिए। अगर वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो लूसिया को इतना दर्द सहना ना पड़ता। फिर कारू अपनी पावर का यूज करके अपनी बॉडी के सेल्स को रीराइट करता है, जिससे उसके शरीर लूसिया के पॉइजन के अगेंस्ट इम्यून हो जाते हैं। कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से रिकवर कर लेता है और ये देखकर लूसिया बिल्कुल हैरान रह जाती है। कारू कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, बस उसका हाथ पकड़कर कहता है, अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए तुम्हें उदास होने या भागने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम हमेशा अकेले ही रह जाओगी। और वैसे भी तुम्हारे पास अब भी ऑक्टस क्लब की सभी लोग हैं। उसके ये शब्द सीधा लूसिया के दिल को छू जाते हैं और वो रो पड़ती है और कारू को जोर से गले लगा लेती है। सालों से जो दुख उसने अंदर दबा के रखा था वो अब आंसुओं के साथ बाहर आ जाते हैं। तभी बाहर से ऑर्फनेज सूट पहने कुछ लोग अंदर दौड़कर आते हैं। लूसिया तुरंत कहती है कि कारू चिंता ना करे, ये लोग उसकी टीम के हैं। उनके लीडर के रूप में मिस निशी सामने आती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि मिस निशी कारू को हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है ताकि उसका चेकअप कर सके। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कारू का बॉडी लूसिया के पॉइजन में इम्यून है। हॉस्पिटल में निशी कारू को सब कुछ बताती है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करती है जिसका नाम गार्डियन है। ये लोग उन सब इंसानों को इकट्ठा करते हैं जिनके पास स्पेशल पावर होती है ताकि वो मिलकर अर्थ की प्रोटेक्शन कर सके। निशी बताती है कि अभी एक ग्रीन सिटी खतरे में क्योंकि कोई एक ऐसी इंटरनेटरी पास की मौजूद है जिसका एग्जिस्टेंस पूरी दुनिया का बैलेंस बिगाड़ सकता है। गार्डियन के हिसाब से ओकी एक ऐसा बीइंग है जिससे कि दुनिया का भविष्य तय होगा। उसकी वजह से लोगों का फेथ और बिलीफ सिस्टम तक प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम गाइया है। गार्डियन का उल्टा, गाइया चाहती थी कि ओकी का यूज करके प्लेनेट को अपनी पूरी अस्तित्व में वापस ले आए। यही दोनों ग्रुप्स के बीच में टकराव चल रहा है। निशी कारू को ये सब बताने के बाद वार्निंग देती कि ये इन्फॉर्मेशन अगर किसी को बताई तो वो दुनिया से गायब भी हो सकता है। कारू कहता है ठीक है, पर एक कंडीशन पर, लूसिया मुझे बेंटो बना कर देगी। ये सुनकर लूसिया थोड़ा सा शर्मा जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम भी ना। फिर निशी हंसते हुए उन दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन के बाद कारू पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और स्कूल वापस आता है। एक दिन जब वो वॉशरूम से निकल रहा होता है और लंच में क्या खाए ये सोच रहा होता है, तभी पीछे से कोई उस पर अटैक करता है और उसके होश उड़ जाते हैं। जब कारू होश में आता है तो चारों तरफ से अंधेरा होता है। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथ पैर बंधे होते हैं। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी एक पहचानी सी आवाज उसे शांत होने को कहती है और लूसिया होती है। लेकिन उसे छोड़ने से पहले लूसिया एक प्रॉमिस करने को कहती है। कारू को कुछ भी समझ में नहीं आता, फिर भी वो हाँ कह देता है और सीन वहीं पर क्लिफ हैंगर पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसिया कारू की आंखों से पट्टी हटा देती है और उसके बंधे हुए हाथ को खोल देती है। कारू ये देखकर बिल्कुल शौक में रह जाता है क्योंकि उसके सामने लूसिया एक मेड आउटफिट पहने हुए खड़ी होती है। हाथ में एक लंच ट्रे भी होता है और ये देखकर कारू की बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। उसने कुछ दिन पहले मजाक में बेंटो मान लिया था, पर लूसिया ने उसे सच में बना दिया। लूसिया के गाल लाल हो जाते हैं और वो शर्म के मारे अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेती है। कारू मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ करता है, कहता है कि आउटफिट बहुत ही सुंदर लग रही है और उसने कितनी मेहनत की है। लेकिन जैसे जैसे कारू उसकी तारीफ करता जाता है, लूसिया और ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। आखिर में वो शर्म के मारे उसे हल्का सा थप्पड़ मार देती है और कहती है कि बस करो। फिर दोनों शांत होकर एक साथ लंच करने बैठ जाते हैं। कारू उसके खाने की भी तारीफ करता है जिससे लूसिया चैन की सांस लेती है। वो बताती है कि उसने पूरे दिल से ये बेंटो को बनाया, लेकिन उसकी बॉडी में पॉइजन होने के कारण वो खुद टेस्ट नहीं कर सकती है। इस बार उसकी मदद सीरू ने की थी। सीरू ने एक स्पेशल मेडिसिन बनाई जिससे कि लूसिया थोड़ा टेस्ट फील कर सके। इस प्रोसेस के दौरान दोनों के बीच थोड़ी सी दोस्ती और गहरी हो गई। गार्डियन और स्कूल दोनों जगह सीरू ही लूसिया की एकमात्र असली दोस्त थी। ये सुनकर कारू बीच में बोल पड़ता है, तो क्या मैं कुछ भी नहीं हूँ? लूसिया थोड़ा हिचकिचाकर मुस्कुराती है और तब कारू कहता है, तुम्हारे पास अब मैं हूँ और पूरा ओकल्ट क्लब। लूसिया थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है, लेकिन उसके दिल में अब भी चिहाया के साथ पिछले झगड़े की थोड़ी सी नोकझोंक चल रही थी। कारू उसका हाथ पकड़कर कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लंच के बाद तुम चिहाया से मिल लो। लंच के बाद लूसिया क्लब रूम में जाती है जहाँ चिहाया पहले से ही होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, लेकिन फिर एक साथ अपने सर झुकाकर माफी मांग लेते हैं। दोनों एक दूसरे को माफ कर देती है और फिर से दोस्त बन जाती है। चिहाया मजाक में पूछती है,
वैसे लूसिया, तुम कारू के इतने क्लोज क्यों हो गई हो? लूसिया मुस्कुराकर कहती है, वो मेरा दोस्त है और शायद इतने सालों तक अकेले रहने के बाद अब प्रॉपर डिस्टेंस रखना भूल गई हूँ। ये बात सुनकर सीरू भी मजाक में कारू के पास आकर उसके साथ चिपक जाती है, जैसे कह रही हो कि ये मेरा क्लेम है। पर सबको दिख रहा होता है कि लूसिया का इन्फ्लुएंस थोड़ा सा अलग ही लेवल का है। तभी कारू खड़ा हो जाता है और अनाउंस करता है कि ओक्टल क्लब वापस से एक्टिवेट हो गया है। आज का उनका मिस्ट्री है, ग्रीन सिटी में कहीं एक लेजेंडरी शॉट लगी हुई है जिसे सिर्फ एक ट्रू हीरो ही खींच सकता है। और ये सुनकर सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी पहली डेस्टिनेशन होती है एक कैंडी स्टोर, जहाँ से वो शॉट पिछले 10 सालों से गिरी हुई है और अब तक कोई भी उसे नहीं निकाल पाया। तभी एक लड़का आता है जिसका नाम होता है योशिनो। वो प्राउडली कहता है कि उसने 10 साल तक सिर्फ उस शॉट को खींचने के लिए ही ट्रेनिंग की है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है जब सिया अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का यूज करके सिर्फ कुछ सेकंड में ही उस शॉट को खींच लेती है। और सबसे शॉकिंग बात, वो शॉट तुरंत ही टूट जाती है। सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कारू मजाक में कहता है, मिस्ट्री सॉल्व। अब उनका नेक्स्ट टारगेट है एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली, जहाँ से अजीब आवाजें आती है। ओकल्ट क्लब अपना अगला मिशन शुरू करता है, ध्यान से घर के अंदर कदम रखते हुए। ओकल्ट क्लब के मेंबर एक साथ जो कि एक पुरानी हवेली में कुछ अजीब ढूंढने के लिए आए होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, तभी चिहाया अचानक से गिर जाती है। कारू तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन गिरते हुए वो एक छुपा हुआ बॉक्स खोल देता है जिसमें कुछ शर्मनाक बुक्स रखी होती है। और ये देखकर चिहाया जोर से चिल्लाती है और गुस्से में कारू के चेहरे पर मुक्का मार देती है। कारू पीछे गिरता है और एक बॉक्स में जा गिरता है जिसमें कि एक टॉय एनिमल रखा होता है जो कि म्यूजिक बजाने लगता है। तब सबको समझ में आता है कि जो अजीब आवाजें हवेली से आ रही थी वो इसी टॉय से बज रही थी। और इस तरह से उनका मिस्ट्री नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अगला केस था एक बोगीमोन के चिल्लाने का, जो कि स्कूल की रात में टाइम में सुनाई देता है। स्कूल के 12 बजे सभी क्लब मेंबर्स चुपके से स्कूल के अंदर घुस जाते हैं ताकि वो आवाज का राज जान सके। वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है जाने ऑल से, जो एक टेबल्ड जर्नलिस्ट लड़की होती है। लेकिन सभी को शौक तब लगता है जब वो आवाज का असली सोर्स मिलता है। वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि कारू का दोस्त होता है, जो कि रोज रात में क्लासरूम में ट्रेनिंग करता था। और इसी तरह से थर्ड मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाता है। कुछ दिन बाद कारू को जंगल में कुछ नए क्लूज मिलते हैं। बाहर से देखने में सब पिकनिक जैसा लग रहा होता है। कुया प्रॉमिस करता है कि वो सबके लिए खाना बनाएगा, बस कारू के लिए नहीं। सीरो थोड़ा सा डाउट करती है, लेकिन फिर भी कारू पर भरोसा करती है। कारू सबसे पूछते है कि कौन साथ चलेगा, लेकिन सब चुप रहते हैं, सिर्फ चिरो हाँ करती है। लूसिया कहती है कि चिरो को सिर्फ कारू को ही खुश करने के लिए नहीं जाना चाहिए, पर चिरो कहती है कि वो अपने मन से जा रही है। तब कारू डिसाइड करता है कि वो इस वीकेंड पूरा क्लब साथ में जंगल जाएगा। सैटरडे को कारू मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन वो थोड़ा लेट होता है। बाकी सब पहले से बहुत ही एक्साइटेड खड़े होते हैं, खासकर कावरी जो कि अपना गार्ड डॉग लेकर आई होती है। लेकिन सभी को हैरानी तब होती है जब वो डॉग असल में एक हीडोंग जैसे क्रिएचर निकलता है। वो वही अजीब प्राणी था जो कि पहले भी दिख चुका था। कावरी ने उसका नाम मोथ रखा था। सब मजाक में कहते हैं कि वो सच में एक डॉग ही लगता है। अपनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मोथ गोल गोल घूमता है और कारू को हवा में उड़ा देता है। सब हंस पड़ते हैं और फिर ग्रुप जंगल के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर में मोथ एक नदी को ढूंढ लेता है। कारू मैप देखकर कहता है कि अगर वो रिवर के फ्लो के साथ नीचे जाए तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। कावरी पानी पीने को सोचती है, लेकिन सब मना कर देते हैं, बिना उबाले मत पीना। और चिरो पानी पी लेती है और कहती है कि पानी बहुत ही साफ है। जैसे जैसे वो जंगल की ओर अंदर बढ़ते रहते हैं, हवा एक अजीब सी गंध बाहर आ जाती है और सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तब शेरू दूर कुछ देखती है और एक दूसरा वाला क्रिएचर जो कि उसे देखकर भाग पड़ती है और उसके पीछे लूसिया भी दौड़ती है। मौत भी अपनी स्मेल को फॉलो करते हुए उनके पीछे आ जाता है। कुछ दूर जाने पर सब लोग एक टॉक्सिक डंप एरिया को देखकर बहुत ही शौक में आ जाते हैं, जहाँ से अजीब केमिकल गैस निकल रही होती है। लूसिया और चिरो तुरंत सभी को वार्न करते हैं कि आगे मत जाओ, ये सब्सटेंस बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रहा है और शायद से पोल्यूशन का मेन सोर्स भी यही हो। चिरो अपनी पकड़ी हुई 2 हेडेड रैट निकालती है जो कि अभी भी जिंदा होती है, लेकिन जैसे ही उसका कॉन्टेक्ट उस केमिकल से होता है वो तुरंत ही मर जाती है। ये देखकर सब समझ जाते हैं कि जंगल में मिल रहे अजीब प्राणी असल में म्यूटेशन है। ये सब इसी टॉक्सिक पोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। कारू वहाँ पर खड़ा सोच रहा होता है कि क्या उसे ये सब अपनी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट करना चाहिए या फिर नहीं। उन्होंने उस 2 सिर वाले चिहाया को दफन किया और वापस लौटने लगे। रास्ते में कारू की नजर एक अजीब से लेकिन पहचाने जाने वाली पेड़ पर पड़ती है। तभी अचानक और रहस्यमय लड़की फिर से सामने आ जाती है। कारू तुरंत उसके पीछे दौड़ता है और इस बार उसे पकड़ ही लेता है। इस लड़की के हाथ में इस बार एक लकड़ी का सांप होता है। जैसे ही कारू उसके पास पहुंचता है, उसके दिमाग में अचानक अजीब सी पुरानी यादें फ्लैश होने लगती है, जैसे कोई लड़की उसे गले लगा रही हो और कोई सफेद बाल वाली लड़की उसे मार रही हो। सब कुछ इतना असली लगता है कि कारू का सांस लेना इतना तेज हो जाता है कि वो घबरा जाता है। तभी क्लब की लड़कियां वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन तब तक वो राज वाली लड़की गायब हो चुकी होती है। कारू कुछ भी नहीं बताता और सब लोग रात में वापस चले जाते हैं। उस रात कारू नींद नहीं ले पाता और ऑक्टो क्लब
रूम में वापस चला जाता है। वहाँ सीरू भी होती है और वो भी नहीं सो पा रही होती है। कारू वहाँ पर अपनी रिपोर्ट लिखने के लिए आया था, लेकिन लिखने के बाद उसने डिसाइड किया कि वो इसे पब्लिश नहीं करेगा। दोनों बैठकर बात करते हैं कि कैसे इंसानों ने पृथ्वी को नुकसान पहुंचाया है। सीरू कहती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन धरती इतनी खराब हो जाएगी कि वापस से नॉर्मल होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। पर कारू का मानना था कि धरती बच सकती है, क्योंकि हमेशा कुछ लोग होते हैं जो कि उसे बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। जब सीरू से पूछा गया कि पोल्यूशन का क्या हल हो सकता है, तो कारू ने बोला कि फैक्ट्री बंद कर देनी चाहिए। सीरू मुस्कुराती है और कहती है एक और आसान तरीका भी है, उन लोगों को हटा दो जो कि पोल्यूशन कर रहे हैं, यानी कि इंसान। अगले दिन संडे था। कारू अपने बेड पर पड़ा उसकी बातों को सोच रहा था। तभी जानिया, जो कि एक टैबलॉइड जर्नलिस्ट लड़की थी, ने उनके जंगल की ट्रिप और टॉक्सिक जगह के बारे में सुन लिया। उसने कारू को बताया कि उसके पास उस एरिया से जुड़ी जानकारी है, लेकिन वो पहले खुद उस टॉक्सिक लेक को चेक करना चाहती है और फिर सब कुछ बताएगी। लेकिन कुछ दिन के बाद जाने की एक दोस्त आई और बताया कि जाने और गायब हो गई है। सर्च टीम भेजी गई पर उन्हें सिर्फ उसका बैकपैक मिला। उसके बाद 5 दिन निकल गया, ना उसकी जिंदगी की खबर मिली और ना ही उसकी लाश। और कल्ट क्लब में सबको ये सुनकर बहुत ही झटका लगा। स्कूल ने डिसाइड किया कि उनके क्लब को बंद कर दिया जाएगा। शायद जाने और के केस के चलते सीरू उदास हो जाती है और कहती कि जाने एक अच्छी लड़की थी, वो हमेशा उसे कैंडी देती थी, बदले में कारू के बारे में छोटी मोटी बातें पूछती थी। क्लब के बंद होने की बात पर सब बहुत ही उदास हो जाते हैं, लेकिन सीरू कहती है कि उनकी एक्टिविटीज सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही रोकनी होगी। स्कूल के नए स्टेप सिर्फ टैबलॉइड गर्ल के केस की वजह से ही लिया। पहले भी जानिया हमेशा कारू के बारे में लिखती रहती थी, लोगों से कहती थी कि वो कारू को चैलेंज कर रही है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जाने औल के गायब होने से पहले कारू ही उसे आखिरी बार मिला था। जाने औल के गलत फैसलों के नतीजा ही उसके गायब होने की वजह बना। लेकिन दुनिया में लोगों को हमेशा किसी न किसी को दोषी बनना होता है, और इस बार था वो कारू। सीरू पहले ही समझ ली थी कि अगर उन्होंने स्कूल का विरोध किया तो एक न एक दिन ओकल्ट क्लब का बंद होना तय है। स्कूल उन्हें एक एक करके निशाना बना देता है। लेकिन कारू ने ये सब मानने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो उन गलतियों की सजा नहीं भुगतेगा जो उसने की ही नहीं। उसने सबको समझाया कि उन्हें इस जगह को बचाना चाहिए। ये वही जगह थी जहाँ उन्होंने इतनी यादें बनाई थी, जहाँ कारू को पहली बार लगा था कि वो कहीं बिलोंग करता था। वो इस जगह को खो देना नहीं चाहता था। उसके दिल से निकले शब्दों से सबके दिल छू जाते हैं और सब ने मिलकर डिसाइड किया कि वो हार नहीं मानेंगे। तब सैंड्री ने कहा अगर हम जाने औल को ढूंढ लेते हैं तो हो सकता है कि हम अपने क्लब को बचा लें। ऑफिशियल सर्च पार्टी तो हार मान चुकी थी। उन्हें लगा कि जाने मर चुकी है। स्कूल भी सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा था ताकि उसकी डेथ अनाउंस करके क्लब को बंद कर सके, इसलिए उन्हें जल्दी कुछ करना चाहिए था। ग्रुप ने अपना गियर रेडी किया और सब जंगल के अंदर तक चले गए। जाने का कोई भी निशान ढूंढने के लिए काफी देर के बाद चीरो को कुछ मिलता है, छोटी सी ट्रेस, जैसे वहाँ से कोई गुजरा हो। वो छोटी सी हिंट पकड़कर सब उसके पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दिन जाने के बाद वो ट्रेल धुंधली पड़ जाती है। चीरो ने ध्यान से देखा और बोला लगता है कि जाने ने अपने कदमों के निशान खत्म करने की कोशिश की थी। सब बहुत ही हैरान हो गए होते हैं, आखिर वो किससे छुप रही थी। सब अपने अपने गैस लगाने लग गए। तब चीरो ने कहा कि उसे वॉशरूम जाना है और बाकी लड़कियां भी उसके साथ चली गई। कारू वहाँ पर अकेला बचा। वो उनका इंतजार कर रहा था। 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। डर के मारे कारू उन्हें ढूंढने के लिए चला गया। रास्ते में उसने एक अजीब से आदमी को देखा। उस पर शक हुआ तो कारू उसके पीछे चला गया, लेकिन वो आदमी एक झाड़ियों से बीच गायब हो गया। लेकिन तभी अचानक भेड़ियों का झुंड वहाँ पर आ गया, बिल्कुल पहले जैसा। उन्होंने कारू पर हमला कर दिया। बचने के लिए कारू ने पूरी ताकत लगा दी। उसने एक भेड़ियों को मुक्का मारा और वहाँ से भागने लगा, लेकिन वो उनसे तेज नहीं भाग पाया। कुछ ही पल में भेड़ियों ने उसे घेर लिया, काटना शुरू कर दिया। कारू दर्द से चिल्ला उठा। उसके जिस्म की हड्डियां तक दुखने लगी। तभी एक अजीब चीज होती है, उसके हाथ से तेज धार वाले पंजे निकल आते हैं। कारू उनमें से मुख्य भेड़ियों को चीर कर रख देता है और वो भेड़िया एक पल में हवा में घुल हो जाता है। बाकी के भेड़िया डरते हुए भाग जाते हैं। कारू बहुत ही शौक में अपने हाथ को देखता है। वो पंजे अब धूल बनकर बिखर चुके होते हैं। कारू के पास आराम करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। वो तुरंत उठकर दूसरों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसने लूसिया की चीख सुनी। वो तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा और देखा कि लूसिया और चीरो मोस्टर से घिरी हुई है। जैसे ही वो क्रिएचर उन पर हमला करते हैं, दोनों भेड़िया अपने बैकपैक से हथियार निकालती है। लूसिया के पास एक कटाना थी और चीरो के हाथ में 2 छुरियां थी। दोनों एक टीम की तरह मिलकर मोस्टर को एक के बाद एक मारने लगती है। कारू भी मदद करना चाहता था, लेकिन उसका जिस्म साथ ही नहीं दे रहा था। लेकिन तभी शीरू वापस आती है और उसे हील करने लगती है, जबकि लूसिया अकेले फ्रंट लाइन संभालती है। हीलिंग के दौरान शीरू समझती है कि ये मोस्टर्स गिया ग्रुप के कंट्रोल में, जो गार्डियन के दुश्मन होते हैं। शायद से वो लोग भी उसी की को ढूंढ रहे हैं जिसका जिक्र निशी ने किया था।
जब शीरू का काम खत्म होता है वो कारू से कहती है कि वो बाकी सभी को ढूंढने चला जाए, जबकि वो और लूसिया मॉन्स्टर का सामना करेगी। कारू उन पर भरोसा करके रात में भाग पड़ता है। थोड़ी दूर जाने पर उसे चिहाया मिलती है जो कि उसे बियर समझकर लकड़ी से मारने लगती है। कारू उसे संभालता है और सबको इकट्ठा करके कहता है कि अभी तुरंत भाग जाओ, लेकिन तभी आसमान से एक बड़ा मॉन्स्टर उनके ऊपर आ जाता है। कारू उन्हें कहता है कि वो भाग जाए। शीरू और लूसिया बाहर मिलेंगी। मॉन्स्टर ने अपना लंबा टेंटिकल कावरी की तरफ फेंका, पर कारू ने अपना हाथ आगे करके उसे रोक लिया। उसने कावरी से कहा कि वो भाग जाए, जबकि वो मॉन्स्टर का सामना करेगा। टेंटिकल उसके हाथ पर चिपक गया, उसका खून चूसने लगा और उसे चीखने लगा। कारू दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन फिर उसके पंजे वापस निकल आए और उसने टेंटिकल को काट कर अलग कर दिया। और इतने के बाद भी मॉन्स्टर बहुत ही थकावट था। कारू लगातार वार करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म होने लगी। तभी अचानक और रहस्यमयी लड़की वापस आ गई और सिर्फ एक ही वार में मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में काट दिया। वो कारू के पास आई तो उसके दिमाग में उस लड़की के उसके मरने वाले पुराने सीन फ्लैश होने लगे। कारू घबरा गया और उसे अटैक करने के लिए तैयार हो गया, पर कावरी ने उसे रोक लिया। उसने देखा कि वो लड़की बिना कुछ कहे चली गई। कारू ये समझ नहीं पाया कि कावरी उस लड़की को कैसे देख पाई। कावरी ने उसका हाथ पकड़ा और सबके सामने ले गई, लेकिन माहौल अब बहुत ही तनावपूर्ण था। शीरू और लूसिया सामने थी और उनके सामने शीरू और सिया का ग्रुप। पता चला कि जब शीरू और सिया वहाँ पहले से पहुँचे थे तब मॉन्स्टर ने उन पर हमला नहीं किया था और वो दोनों बिल्कुल भी नहीं डरे थे। तब चीरू ने सच बता दिया, वो खुद गिया ग्रुप की मेंबर थी जो कि गार्डियन हंटर के दुश्मन थे। ये सुनकर लूसिया गुस्से से आगे बढ़ी, पर उसी वक्त कुया वहाँ पर आ गया। उसने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है और दोनों लड़कियों को ले गया। कारू थकान से बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। अगले दिन जब वो अपने घर में आया तो सब कुछ बहुत ही शांत था। स्कूल पहुँचने पर उसने देखा कि सब लड़कियां गायब है। उसने कॉल किया, मैसेज किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कारू का सबसे अच्छा दोस्त नोटिस करता है कि उसके अंदर कुछ तो बदला हुआ है। वो उससे पूछता है, लेकिन कारू कुछ भी नहीं बताता। धीरे धीरे सब लोग उसकी जिंदगी से गायब होने लगते हैं। दिन बीत जाते हैं। जय अभी तक लापता है, बाकी सब भी गायब है और कारू की जिंदगी पहले जैसी और भी उदास और एक सी हो जाती है। उसके लिए सबसे बड़ी पहल ये होती कि कावरी ने भी स्कूल आना क्यों बंद कर दिया। कारू कुछ भी नहीं कहता, लेकिन योशिनो को महसूस होता है कि कुछ तो जरूर हुआ है। वो कारू से कहता है कि अगर कभी मदद चाहिए हो तो बिना झिझक बता देना। उसके बाद कारू अपनी पावर के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि ये सिर्फ फिजिकल इंशेंटमेंट नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और भी छुपा हुआ है। वो ध्यान लगाकर अपनी क्लास को समन करता है, उन्हें टेस्ट करता है और पता चलता है कि वो बहुत ही तेज और धारदार हैं। फिर वो उन क्लास के साथ ट्रेनिंग करने लगता है। तभी अचानक वो मिस्टीरियस लड़की फिर से उसके सामने आ जाती है। वो कुछ कहने लगती है। सिचुएशन बहुत ही सीरियस है और उसके बाद तुरंत बेहोश हो जाती है। अगले दिन क्लास में टीचर अनाउंस करता है कि जय मिल गई है। वो पास एक शहर के हॉस्पिटल में है, लेकिन उसकी मेमोरी अब भी बहुत ही धुंधली है। कारू सोचता है कि शायद से उसका परिवार अब ये होने के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाए। इसी सोच में वो शीरू से मिलता है। शीरू उससे मिलने के लिए आई थी, बस अलविदा कहने के लिए, शायद आखिरी बार, और फिर उसके सामने से गायब हो जाती है। कारू बस चुपचाप खड़ा रहता है, कुछ भी नहीं कर पाता। अब वो हर दिन स्कूल जाता है और घर अकेला लौटता है। एक रात जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई है और एक लाल रिबन सीधा उसके कमरे तक आ रही होती है। ऊपर पहुँचते ही उसके सामने वो मिस्टीरियस लड़की फिर से आ जाती है। इस बार वो अपना नाम बताती है, कारी। उसको बस इतना याद था, बाकी सब उसकी मेमोरी से मिटा हुआ था। उसे सिर्फ ये याद था कि एक इम्पोर्टेंट मिशन है जो कि कारू से जुड़ा हुआ है। सीधे शब्दों में कहे तो उसे कारू की मदद चाहिए होती है। अगली सुबह कारू की नींद तब खुलती है जब कारी उसका हाथ काट रही होती है। वो तैयार होकर स्कूल जाता है क्योंकि कारी तो अभी तक याद नहीं है कि वो कौन है और उसे क्या करना है। कारू उससे कहता है कि वो इंटरनेट देखकर अपने बारे में कुछ समझ ले, बाद में बात करेंगे। लेकिन जब कारू क्लास पहुंचता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। कारी वहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में बैठी होती है और उसके साथ क्लास अटेंड कर रही होती है। उसने तो योशिनो से झगड़ा भी कर लिया था, जिसे देखकर कारू ने उसे साइड में ले जाता है और बात करने के लिए। कारी बताती कि उसने ऑनलाइन सब कुछ पढ़ लिया है और अब स्कूल में कारू के साथ पढ़ना चाहती है। उसके पास तो अपने कपड़े अपनी मर्जी से बदलने की पावर भी थी। कारू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने कारी को स्कूल घुमाने का फैसला किया। पहली जगह थी कैफेटेरिया। कारी को वहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो सिर्फ कॉफी पर अपना ध्यान दे रही थी। उसने स्टाफ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और कॉफी मांगने लगी, जिससे कि मजबूरन कारू को उसे खींचकर वहाँ से निकालना पड़ा। उसके बाद वो दोनों पार्क में गए, जहाँ पर उनकी मुलाकात जाने से हो गई। हैरानी की बात ये होती है कि जाने को कुछ भी याद नहीं था। कारू उसके साथ बैठ गया और सब कुछ समझने लगा, लेकिन फिर भी उसकी मेमोरी वापस नहीं आई। पर जाने ने अपनी पॉकेट से एक मेमोरी कार्ड निकाला। शायद वही वजह थी जिसके लिए वो कारू को ढूंढ रही थी। उसने वो कार्ड कारू को देते हुए कहा कि शायद से ये तुम्हारे काम आ सके। जाने से पहले कारू ने उसे उस गेम की याद दिलाई जिसमें वो जीत गई थी और कहा कि जब वो घर पहुंचती
हैं तो हम फिर से खेलते हैं। कारू ने मेमोरी कार्ड्स के कंटेंट्स को चेक करने शुरू किए। तभी दूसरी तरफ से दोनों फैक्शन अपनी मूवमेंट शुरू कर चुके थे। गया नाम का ऑर्गेनाइजेशन असल में ग्रीन मार्ले कॉन्ग्लोमरेट था। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी जिसमें नई सेंथ को चुनना था। उसके बाद री ने चिया और एक छोटी लड़की से मुलाकात की। उसने मीटिंग का रिक्वेस्ट बनाया और कहा कि दोनों फैक्शन का टारगेट अब कारू बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ काउरी का कोई पता नहीं था। गार्डियन साइड में सिरू और लूसिया ने फाइनली उस मोस्टर को पकड़ लिया था, जिसके कारण सिरा के परिवार का विनाश हुआ था। बदला लेने के बाद वो दोनों साका और निशी के साथ मिलते हैं। उन्होंने उस क्रिएचर को कंट्रोल करने वाले इंसान को मार दिया था। अब चारों डिस्कस करते हैं कि गैया हार्वेस्ट फेस्टिवल के दौरान सिटी में बहुत ही सारे मोस्टर भेजने की प्लानिंग कर रहा है। इधर कुया ने पैंटी और गी को पकड़ लिया था क्योंकि दोनों ने बर्ड्स पर बैठकर सिया के सर पर पूप कर दिया था। अब कुया उन दोनों से अपनी गलती सुधारने को कह रहा था। मेमोरी कार्ड के अंदर जय ने गिया के बारे में सच्चाई जान ली थी। उसने लिखा था कि ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रीन सिटी के बीच में ही छुपा हुआ है। एक जर्नलिस्ट ने भी ये खुलासा किया था कि सारे सुपरनेचुरल इवेंट्स और डेंजर्स के पीछे गैया का ही हाथ है। जब कारू ये सब देख रहा था तभी कारू लैपटॉप के पास आ गई और कहने लगी कि वो मूवी देखना चाहती है। पर जब उसकी नजर फाइल के अंदर इमेज पर पड़ती है तो वहीं उनमें खो गई। तभी कारू को कावरी का मैसेज आता है बहुत ही दिनों के बाद। उसने लिखा था कि वो बीमार थी लेकिन अब जल्दी स्कूल वापस आ जाएगी। कारू ये पढ़कर बहुत ही खुशी से भर गया, बिना ये जाने कि कावरी तो जंगल में अपनी आर्मी बना रही थी किसी अजीब मिशन के लिए। अगले दिन जब छुट्टी थी कारू कारी के कपड़े खरीदने के लिए गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि 3 अलग फैक्शंस उसे देख रहे हैं। पहले गाया के 2 क्रिएचर जो कि उसके पीछे भेजे गए थे, दूसरे काटो का मौत और तीसरा गार्डियन फैक्शन का एक लाल बाल वाला आदमी। कारू कारी को लेकर एक एंटीक शॉप में गया जहाँ पर उसे साकर से मिलना था, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चला कि साका तो वहाँ से जा चुका था। कारी ने कारू की तरफ देखा और कहा कि वो कोई उनका पीछा कर रहा है। ये सुनते ही कारू समझ गया और तुरंत कावरी को खींचकर एक गली में ले गया ताकि वो तीनों फैक्शन से बच सके। वहाँ उसकी मुलाकात वाई की एक गैंग से हुई। जब कारू ने उसे सब कुछ समझाया तो ये सीनों ने मदद करने के लिए हाँ कर दी। उसने कारू को एक शॉर्टकट भी बताया जिससे कि वो अगले टाउन तक पहुँच सके। जाने से पहले कारू ने उसका शुक्रिया अदा किया और उससे काटो के हाल के बारे में बताया। इधर तीनों फैक्शन आपस में टकरा गए। लाल बालों वाला आदमी मौत और दोनों ट्रेस क्रिएचर से बुरी तरीके से पिट गया और बाद में वाई की गैंग ने भी उसे 2-4 मार ही दिया। उधर कारू और कारी बचकर निकल गए थे, लेकिन कारी कॉफी न मिलने के कारण अजीब तरीके से बिहेव करने लगी। वो कारू से चिपक गई और अजीब आवाजें निकालने लगी जिससे कि उसका ध्यान उस पर चला गया। कारू तुरंत एक वेंडिंग मशीन के पास दौड़ा और उसके लिए कॉफी खरीद लिया। वहीं पर उसकी मुलाकात लूसिया से हुई। कारू ने पूछा वो ठीक है क्या, पर वो तो क्लब प्रेसिडेंट नहीं रही थी। लूसिया ने सीधा कहा कि गार्डियन और गैया दोनों उस पर कावरी पर नजर रखे हुए। अगर दोनों ने कोई अजीब हरकत नहीं दिखाई तो शायद दोनों ऑर्गेनाइजेशन उसका पीछा करना छोड़ देंगे। और ये कहकर लूसिया वहाँ से चली गई। एक दिन सिटी में हंगामा मचने के बाद कारू और कारी पार्क में आराम कर रहे थे। कारी अपनी 10th कॉफी कैन खत्म कर चुकी थी। कारू उसे घर ले गया, लेकिन तभी वो पहले वाला ब्लोंड आदमी फिर से आ गया। उसे हैरानी तब होती कि कारू ने उसके मोस्टर को कैसे मारा। कारू ने बिना सोचे समझे उसे एक किक मार दी, पर उसने तुरंत अपने 2 डॉग्स को समन कर लिया अटैक करने के लिए। कारी ने अपने इंस्टिंक्ट से 2 को तुरंत ही खत्म कर दिया और ये देखकर वो ब्लोंड आदमी बहुत ही गुस्से में आ गया और अपनी पावर का यूज करके आसपास की जगहों को गर्म कर दिया। तभी मौत वाला वहाँ पर आ गया और उस पर अटैक कर दिया। कारू ने मुक्का दिखाकर कारी का हाथ पकड़ा और उसके साथ वहाँ से निकल गया। घर पहुँचने के बाद जब कारू सोच रहा था सब शांत हो गया तो उसे लगा कि कोई घर में घुस गया। कारी घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन रिलीफ तब मिला जब उनका ऑनलाइन कॉफी स्टॉक सेफ मिला। कारू ने देखा कि पेन और गिल ने घर पर घुसने की कोशिश की थी तो उसने दोनों को बंद करके उसे पूछताछ करने लगा। जब उन्होंने कुछ बताने से मना कर दिया तो कारू ने एक बॉक्स हिलाकर उन्हें डराया। तभी मौत दोबारा से सामने आ गया और उसी वक्त कारी का कॉल आ गया। उसने कारू से कहा कि उसे फॉरेस्ट में मिले। कारू मौत की आंखों से उस पर नजर रख रही थी और जब उसे पता चला कि गार्डियन और गैया दोनों कारू को टारगेट कर रहे हैं तो उसने सच बताने का फैसला किया। कारू और कारी मौत का पीछा करते हुए जंगल में भाग गए। वहाँ एक अजीब जगह थी जहाँ पर कारू एक पोर्टल के सामने गई और उन दोनों को खींचकर अंदर ले गई। अंदर एक सीक्रेट बेस था जहाँ पर अजीब क्रिएचर्स कुछ बना रहे थे। कारी को वो जगह बहुत ही जानी पहचानी से लगी और कावरी ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये वही जगह है जहाँ से तुम पैदा हुई थी। कावरी ने कबूल किया कि वो हमेशा से कारी को देखती रहती थी, बस कभी कुछ कहा नहीं करती थी। और ये सुनकर कारी बहुत ही खुश हो गई और मुस्कुराती हुई बोली कि अब कारू घर चला जाए क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं है। तीनों बैठ गए और कावरी ने बताया कि वहाँ जितने भी क्रिएचर्स थे सब उसने खुद ही बनाए थे। उसने ये जगह इसीलिए बनाई थी ताकि की को सुरक्षित रखा जाए। कावरी ने कहा कि ना वो गार्डियन का हिस्सा है और ना ही गैया का, उसका अपना एक ग्रुप है जिसे वो डिरिप्ट्स कहती है। उसने कारू को एक कहानी सुनाई एक ऐसे व्यक्ति की जो कि कभी मोस्टर को कंट्रोल करता था और अपना ज्ञान एक मिसाइल टॉय ट्री के अंदर सील कर गया था ताकि अपनी
में आने वाली पीढ़ियां उस पावर का सही से इस्तेमाल कर सके। 10 साल पहले काटो के परिवार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके माँ बाप मर गए थे। दुख के पल में कावरी जंगल में भटक गई थी और उसकी मिसाइल टॉय ट्री के पास ही पहुंच गई। उस पेड़ ने उसे अपना ज्ञान दिया और उसे एक द्रुत बना दिया। तब से उसका मिशन एक ही था, की हिफाजत करना, और सच ये था कारी ही की थी। कावरी ने बताया कि गैया और गार्डियन दोनों कारी के लिए लड़ रहे हैं। दोनों का मकसद दुनिया को बचाना था पर उनके टारगेट अलग थे। कावरी कारू को मिसाइल टॉय ट्री के पास ले गई जहाँ पर एक चमक रहा प्रकाश धरती की ऊर्जा का प्रतीक था। उसने बताया कि कार यहीं से पैदा हुई थी, इंसान के रूप में। कावरी भी इसी ऊर्जा का सहारा लेकर मोस्टर को कंट्रोल करती थी, जबकि आम लोगों को ऐसा करने के लिए अपनी जिंदगी की उम्र देनी पड़ती थी। उसी वक्त गाया की तरफ से एक गीत बज रहा था। माली कॉर्पोरेशन से सरी और उनका लीडर एक साइफोनी सुन रहे थे। परफॉर्मेंस के बाद गैया और गार्डियन दोनों अपनी अंतिम लड़ाई की तैयारी में लग गए। इधर दोनों ट्रेस क्रिएचर अपनी केज को तोड़कर भाग निकले और अगले दिन कुया को लोकेशन बता दी। कुया वहां पर आया लेकिन लड़ने या कावरी को पकड़ने नहीं बल्कि की रक्षा में मदद करने के लिए। असल में उसे श्री ने कारू पर नजर रखने के लिए भेजा था, तो अब वो एक तरह से कारू का बटलर बन गया था। और ये सुनकर कारू ने उससे कहा कि उसे कंफर्ट ट्रेनिंग देना चाहता है। कुया ने हाँ कहा लेकिन उसे चेतावनी दी कि ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होगी। अगले कुछ दिनों तक कुया ने घर का सारा काम संभाला, सफाई, कुकिंग के साथ साथ कारू को दिन रात ट्रेनिंग दी। कावरी ने उन सब पर नजर रखी थी। एक दिन कावरी ने कहा कि अगर घर में खाना खत्म हो गया, क्योंकि उसने सिर्फ अपने लिए सामान रखा था, तब कारी और कुया ने सजेस्ट किया कि सब मिलकर शॉपिंग के लिए चले, क्योंकि हार्वेस्ट फेस्टिवल शुरू हो चुका था और अब तक न गाया ने और न गार्डियन ने कोई कदम उठाया था। शॉपिंग के बाद कुया कारू और कारी को श्रेय से मिलने ले गया। वहाँ उन्होंने देखा कि श्रेय अब मार्ली कॉर्पोरेशन की होली मैडन बन चुकी है। बाहर से ये ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल बचाने वाली लगती थी, लेकिन असल में वो भी के लिए लड़ाई कर रही थी। आज श्रेय कारी से मिलना चाहती थी, उससे पूछने के लिए कि धरती ने इंसान का रूप क्यों धारण किया और क्यों सबके सामने आई है। कारी ने शांत आवाज में कहा कि वो बस अपने आप को दोबारा समझने की कोशिश कर रही है। उसने श्री को एक कॉफी कैन दिया और मुस्कुराते हुए बोला, यहाँ कुछ दिन रहने के बाद मुझे लगा इंसान वाकई कितने दिलचस्प होते हैं। ये सुनकर श्री ने कहा कि कारू की मदद जितनी हो सके करेगी। जब वो जाने लगी तो कारू ने उसे रोका, उसे अपनी पुरानी डील याद दिलाई जिसमें उसने कहा था कि अगर कारी सामने हो तो उसको प्रूफ देगी कि सुपरनेचुरल चीजें सच में मौजूद हैं। कारू ने एक कॉफी कैन उछालकर श्री को डिस्ट्रैक्ट किया और उस वॉल के पास पिन कर दिया, लेकिन कुछ करने से पहले ही रुक गया। वो हंसकर बोला, ये स्कूल में अगली बार के लिए संभाल कर रखता हूँ। इधर जंगल में ब्लोंड आदमी ने पैंटी और गिल के जरिए कावरी का सीक्रेट बेस ढूंढ लिया था। कारू अब भी गार्डियन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। लूसिया चुप कर जंगल में आई थी कावरी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसने रिपोर्ट देखी थी कि कोई उसे वहीं पर देखा गया है। वहीं उसने ब्लोंड आदमी और उसके लोगों को बेस पर अटैक करने की प्लानिंग करते हुए सुना। उनके मुंह से की का जिक्र सुनकर लूसिया समझ गई थी की जगह खतरे में। पहले उसने सोचा कि की को बचाया जाए, लेकिन कारू और दोस्तों की याद आई तो उसने तय किया कि वो अपने सब दोस्तों को बचाएगी। लूसिया ने 2 दुश्मनों को तुरंत गिरा दिया, लेकिन ब्लोंड आदमी ने अचानक लावा अटैक कर दिया। उसने पूरी जगह को आग से भर दिया। लूसिया समझ गई कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। उसने अपना पॉइजन यूज किया जिसने कि आसपास की जमीन को सुखा दिया ताकि अगली पहल ना हो सके। फिर उसने एक तेज पॉइजनस स्ट्राइक मारी जिससे कि वो आदमी खून खांसने लगा, पर फिर भी उसने अपनी अटैक ब्लास्ट किया और लूसिया को एक फेरी स्पेयर से घायल कर दिया। दूसरी तरफ गाइया में श्री ने अपना फैसला ले लिया था। उसने कहा कि सही अब ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर कारू को ढूंढ सकती है। जाने से पहले श्री ने चिया को एक चिट्ठी दी जो कारू को देनी थी, बाकी सब कुछ वो संभाल लेगी। अगली सुबह साई मैप लेकर काटो के बेस की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक बहुत ही बुरी तरीके से लूसिया मिली। वो समझ नहीं पाई थी कि क्या करे। तभी कावरी और कारू वहाँ पर पहुँच गए। तीनों ने मिलकर लूसिया को बेस पर लौटाया और उसका इलाज शुरू किया। कावरी ने चीरो की हीलिंग पावर को कॉपी की पर खून रुक ही नहीं रहा था। तब कारी ने अपना रिबन निकाल कर लूसिया के घाव बांधने का आइडिया दिया। हैरानी की बात ये होती है कि ये सिंपल तरीका पावर से ज्यादा काम कर गया और कुछ देर के बाद लूसिया होश में आ गई। उसने सबको देखकर चैन की सांस ली। जब कारू ने उसे कावरी से मिलवाया और कहा ये मेरी दोस्त है, तो लूसिया के चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान आ गया। उसके दिल में खुशी थी कि सब अब सुरक्षित रहे। वो भी वापस आ गई थी श्री के साइड पर अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए। उसने धीरे धीरे अपनी ग्रैंड मदर यानी कि पहली होली मैडन के यादों को इनहेरेंट करना शुरू कर दिया। फिर उसको खबर मिली कि उसकी ग्रैंड मदर हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। इसी बीच गार्डियन के अंदर सीरो ने लूसिया का लोकेशन री के साथ सीक्रेट रखा। अपनी ग्रैंड
मदर से मिलने के बाद कावरी एक बार फिर से ब्लोंड आदमी से टकरा गई। उसने सब कुछ रिपोर्ट किया और बताया कि लूसिया का पॉइजन अब भी उसको मार रहा है। धीरे धीरे ये देख कर री ने उसको ये पावर दे दी और एक मोस्टर कमांड करने का ऑप्शन दिया। बस शर्त ये होती है की को सुरक्षित रखे। उसने तुरंत हाँ कर दी क्योंकि उसका मेन टारगेट कारू था और इस वक्त कारू अब भी ट्रेनिंग कर रहा था। थक कर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद वो बात लेने गया, लेकिन वहाँ पर लड़कियों से टकरा गया और कारी ने उसे बाहर फेंक दिया। बात करने के बाद सब लोग साथ में बैठ गए और कारू ने पूछा गाइया और गार्डियन क्यों लड़ रहे हैं आपस में? अगर उनके गोल सेम है तो जवाब सिंपल था। गाइया चाहता था कि ह्यूमंस को वाइप आउट करके प्लेनेट को रिस्टोर करे, जबकि गार्डियन चाहता था कि दुनिया को प्रोटेक्ट करे। ह्यूमंस ने बिल्ड किया ड्रीम जिसका पर्पस था की को प्रोटेक्ट करना जब तक वो जजमेंट ना ले। कारू ने पूछा कि अगर दोनों तरफ से हासिल कर ले तो क्या करेंगे? गाइया उसे गार्ड करेगा जब तक जजमेंट ना हो जाए। गार्डियन चाहते थे कि डिस्ट्रॉय हो जाए ताकि ह्यूमैनिटी सेफ रहे। उसी रात जब सब सो रहे थे, कारू कारी से बात कर रहा था और पूछा कि क्या ह्यूमंस इतने बेकार होते हैं कि अर्थ को फॉर्म लेकर उनका जजमेंट करना पड़ रहा है। कारी ने एग्री किया कि ह्यूमंस फुलिश है और हमेशा रिसोर्स वेस्ट करते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इस बेस पे डिसीजन नहीं ले सकती थी। ह्यूमैनिटी के कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं जो कि उसने कारू के थ्रू देखे थे, जिससे उसको सोचने का रीजन मिला और एक थॉटफुल जजमेंट लेने का मौका भी मिला। हार्वेस्ट फेस्टिवल के फाइनल दिन जब सब फैक्शन मूव करना शुरू कर देते हैं, ब्लोंड आदमी अरी का लोकेशन ट्रैक कर चुका था और फॉरेस्ट इन्वेड करने की प्रिपरेशन में था। उसने पहला अटैक किया अपना डायनासोर मोस्टर बैरियर तोड़ने और बेस में घुसने के लिए, जानते हुए कि वो अभी डिफीट नहीं हो सकता। कारी ने सारे क्रिएचर रिलीज किए ताकि टाइम मिल सके और बाकी लोग एस्केप कर सके। इवन ग्रूट जैसे क्रिएचर भेजने से भी कुछ फायदा नहीं हुआ। उसका मोस्टर उन्हें जल्दी मार दिया और उसकी फायर पावर सिचुएशन और भी वर्स बन गई। फिर भी कावरी सबको भागने के लिए कह रही थी और बताया कि उसके पास एक और कार्ड है। उसके पेरेंट्स जो कि 10 साल पहले मरे थे रिक्रिएट किए गए थे ताकि अटैकर को डिले किया जा सके। इसी बीच गार्डियन फैक्शन मूव कर रहा था, सीरो को कार में रखा हुआ एक ट्रम्प कार्ड के रूप में। इधर वापस भाग रहे ग्रुप के साथ कावरी सबको रीअश्योर करने के लिए मुस्कान देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके आंसू रुक ही नहीं रहते। कारू ने उसे माफी मांगी कि वो पहले इतना इंस्टेटिव नहीं था और उसकी इमोशन को समझ नहीं पाया, लेकिन उनकी बात आगे बढ़ने से पहले ब्लोंड आदमी वापस आ गया। उसने आग का यूज करके कारू और कारी को बाकी लोगों से अलग कर दिया। कारू ने सभी को बोला कि भाग जाओ, मैं एनिमे को संभालता हूँ। कारी चुप रही, बस दूर से कहीं देख रही थी। ब्लोंड आदमी कारू पर अटैक किया। भले ही कारू ने कुया से ट्रेनिंग ली थी, लेकिन वो क्विकली ओवरवेल्म हो गया। जब आदमी का अपर हैंड था, लूसिया का पॉइजन कारू के अंदर फ्लेयर हुआ, जिससे कि कारू को एक स्ट्राइक मारने का मौका मिला। गुस्सा होकर आदमी ने अपना डायनासोर बुलाया ताकि कारू को काट सके। तभी गार्डियन टीम आ गई। वो लोग जो कि लेट नाइट रिमेन शॉप में थे, लेकिन की को देखते ही उन्होंने अपना अटैक कारी पर कर दिया। उस वक्त ब्लोंड आदमी ने रे से अपने प्रॉमिस निभाए। उसने अपने डायनासोर का यूज करके कारी को प्रोटेक्ट किया और उनके लिए एस्केप पाथ बनाया, लेकिन एक आदमी 7 लोगों से नहीं लड़ सकता था और लूसिया का पोजन अब भी उसको कमजोर कर रहा था। आखिरकार वो बैटल में गिर गया। कारू जख्मी होकर कारी के पास दौड़ा और पूछा कि क्या वो सच में दौड़ रही थी। कारी बस एक ही डायरेक्शन में देख रही थी, कुछ नहीं बोली। कारू बहुत ही थके होने के कारण गिर गया, लेकिन कोई उसको हील करने लगा। वो सीरू थी जिसने डिसाइड किया था कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा रहेगी। कारू बेहोश हो गया। जब वो उठा तो सब लोग फिर से इकट्ठा हो गए थे। उसको एक स्टोन सिटी में लेकर गया था जो कि गाइया का ब्रांच लोकेशन था, जिससे हमेशा कारी श्री साइड पर दूर तक देख रही थी। उसने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि वो ह्यूमंस को वाइप आउट करने के लिए इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि पहले ही होली मैडम्स ने मैनकाइंड फेथ को खो दिया था। ये एक ऐसी चीज थी जो कि जनरेशन से जमा हुई थी। जब कोई होली मैडम चुनी जाती है, वो सारी मेमोरीज इनहेरिट कर लेती है और इवेंचुअली उनके कंट्रोल में आ जाती है बिना एक भी हैप्पी मेमोरी के। लेकिन श्री को लगता था कि उसने खुशी पा ली है। उसकी ग्रैंड मदर ने कहा कि वो वेट करेगी देखने के लिए कि ये खुशी कितनी देर तक रहेगी। फिर उसको ह्यूमैनिटी के एंड को विटनेस करने लग गई। इधर कारू और कारी थोड़ी देर खड़े रहने के बाद कारी ने फाइनली बोला ये अनफॉर्चुनेट था कि उसने ह्यूमैनिटी में एक भी अच्छी मेमोरीज नहीं पाई। फिर उसने दर्द में चीख मारी और स्टोन सिटी सरफेस पर खींच गई। मिसाइल टॉय ट्री स्काई की एज तक ग्रो कर गया और सिटी के अंदर मोस्टर निकलने लगे ह्यूमंस को मारने के लिए। अगले दिन ह्यूमैनिटी के लिए एक सच में कैटास्ट्रोफ बन गया। दुनिया भर में डिजास्टर्स होने लगे। फैक्शन एक दूसरे से लड़ते रहे और फिर खून और बर्बादी होती रही। एक दिन जब कयोस पीक पर था, कारू ने कावरी को एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर उठाया ताकि वो दुनिया को देख सके। कारी के जजमेंट के बाद एक जाइंट मोस्टर दिखा जो कि आसमान और जमीन को हिला रहा था। जैसे ही कावरी दोबारा जागी, इस बार वो नॉर्मल थी और बोली कि एक गाना कुछ दिनों से मुझे परेशान कर रहा था और लगता है कि वो बंद हो गया है।
कारू ने राहत की सांस ली कि वो ठीक थी, लेकिन अब साका आ गया। उसका मकसद क्लियर था, काओरी को मारना। कारू जानता था कि साका कितना स्ट्रॉन्ग है और उसके पास चॉइस भी नहीं थी, बस अपने रीराइट पावर का यूज करना पड़ा साको की वार्निंग को इग्नोर करते हुए कि ज्यादा यूज करने से उसकी ह्यूमैनिटी चली जाएगी। कारू ने अपना बॉडी 3 फोल्ड एक्सीलरेट कर दिया, हर हिट में अपनी सेल्स को रीराइट करता रहा और इस लेवल तक कि उसके वाउंड्स भी ब्लीड नहीं कर रहे थे। कारू को ह्यूमंस की लिमिट से आगे ज्यादा देख साका ने डिसाइड किया कि उसे मोस्टर बनने से पहले खत्म कर दे, लेकिन चीरू मोटरसाइकिल पर आ गई और साका को वहां से ले गई ताकि वो वहां पर फाइट ना करे। उसने डिसाइड किया कि वो अपने फ्रेंड को प्रोटेक्ट करेगी। इसी बीच कारू का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया और वो ट्रिप बनने लगा। कारू समझ गई थी कि वो क्यों कारू के पास अट्रैक्ट हुई थी। ये इसलिए था क्योंकि उसके सेल्स कारू के अंदर थे। काटा में कारू के पुराने मेमोरीज में वो लड़की कावरी थी जो कि कारी के कारू पर अटैक करने देख चुकी थी और समझ नहीं पा रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा था। कावरी ने कारी से हेल्प मांगी और एक रेड रिबन दी गई ताकि कारू को हील करके उसकी लाइफ बचाई जा सके, लेकिन अब कारू को बचाने का कोई तरीका नहीं था। अरे की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कारू का ह्यूमन बॉडी उसे कनेक्शन नहीं बना सका और अगर पावर रिमूव हो जाती है तो कारू फिर भी मर जाता है क्योंकि ये चीज उसको अभी जिंदा रखी थी। उस वक्त पेंटी और गिल अपना पर्पस पूरा करते रहते हैं। अगर वो कारू की बॉडी में वाउंड पैच कर दे और पावर को रिप्लेस कर दे तो सरवाइव कर सकता है। उन्होंने काफी जॉयफुल टाइम साथ में शेयर किए थे। कारी ने अपनी रिबन निकाली और दोनों क्रिएचर को कारू में प्लेस कर दिया। उसकी कॉन्सिक्वेंस रिगेन करने में हेल्प की। कारी ने पेंटी और गिल के सेक्रीफाइस के बारे में चुप रही, लेकिन फिर उसने वो गाना फिर से गाना शुरू कर दिया जो कि उसे और डिस्ट्रक्शन करने के लिए मजबूर कर रहा था। कारू का हाथ अचानक से ट्री में बदलने लगा, री और पोजेस हो गया था और सॉन्ग ऑफ अनिहिलेशन कंटिन्यू कर रहा था कारी को मैनिपुलेट करने के लिए ताकि और डिस्ट्रक्शन करे। कारू अपनी बिट्रेड बॉडी को ड्रैग करते हुए स्ट्रगल कर रहा था ताकि उसे बाहर निकल सके। मिरेकल से उसने कारी को जगाया बूब्स को ग्रैब करके, लेकिन चाहे वो कॉन्शियसनेस रीगेन कर रही थी, दुनिया पहली एक्सचेंज के ब्रिंक पर थी। बाकी सब लोग धीरे धीरे डिसअपियर हो गए बिना किसी एक्सपेक्शन के। जी हाँ, लूसिया, चीरू और कावरी सब फेड हो गए। आखिर में सिर्फ कारू और कारी ही बचे। कारू अपने फ्रेंड्स को वैनिश होते देख रहा था। कारी ने एक फाइनल बात बोली, पहले वो ट्री में ट्रांसफॉर्म हो जाए। उसने बिलीव किया कि कारू सबको सेव करेगा और इसी एक ब्रांच ऑफ स्टोरी क्विकली आंसुओं के साथ एंड हो गई और इस एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।